ठीक है, उत्थे कुछ मैंबर्स ने सर काफ़ी। सर जनाब दी इजाज़त हो तिलावत कुरान पाक सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने कमेटी के तमाम मेंबरान और हमारे जो स्पेशली हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम हमारे इस आज के मूवर जनाब अमजद अली साहब और इसी तरह हमारे स्कूल एजुकेशन के हमारे अफसरान, आप सबको वेलकम करते हैं। तो मैं कहूँगा फैसल भाई से कि एजेंडा वाइज जो है वो स्टार्ट करें, मीटिंग का बाकायदा आगाज़ करें। मेरा ख्याल है कि जो हाउस की तरफ से हमें बिज़नेस दिया गया तरीके अल्तवाए कार जो अमजद भाई की है, सबसे पहले हम उससे शुरू करते हैं जी सर। क्योंकि हाउस का जो 3-4 मेरा ख्याल है मीटिंग्स हुई हैं, इसको हम जो है ना वाइंड अप करें, इसका जो भी डिसीजन होना है। मैं अमजद भाई जो मूवर है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पिछले मीटिंग का तो एजेंडा कंफर्म कर दें आप। जब नई मीटिंग होती पिछली मीटिंग का तो एजेंडा कंफर्म कर दें सर। उसमें सबमिशन ये है कि पिछली जो कमेटियाँ इस सब्जेक्ट पर, ये हमारी तीसरी मीटिंग है, तो लास्ट दो कमेटियों के मिनट्स मुअज़्ज़ज़ अरकान की टेबल पे हैं। तो अगर चेयरमैन साहब और कमेटी मेंबरान इसकी तौसीक फरमाएँ तो हम आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। तो सर आज का एजेंडा नंबर 1 वो फॉलोअप है पैक्टा का, जो एक 0 आवर मूव किया था ऑनरेबल मूवर जनाब अमजद अली जावेद साहब ने। तो उसमें जो अपडेट और जो उसकी डायरेक्शंस की कंप्लायंस है वो डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो लास्ट में इसमें थोड़ा सा लास्ट सेक्रेटरी साहब और मूसा साहब जो हमारे पैक्टा के हैं, मैंने कहा था कि अमजद साहब ये बैठकर इसका कोई हल निकाल लें, क्योंकि ये हाउस की तरफ से हमें एक तरीके अल्तवाकार पर ये बिज़नेस मिला है हमारी कमेटी को 0 आवर में। तो वो मैंने मलक साहब को कहा था कि मूसा साहब, मलक साहब और अमजद साहब क्योंकि मूवर हैं, इसका कोई जो भी डिसीजन आपने करना है उसका चलो कोई डिसीजन हो ताकि इसको हम ख़त्म करें। मेहरबानी। सेक्रेटरी साहब शायद मीटिंग हुई है अमजद साहब से या नहीं हुई, मज़ीद इस पर चलो हम बात कर लेते हैं। ये यूसुफ कसेलिया साहब को भी हम वेलकम करते हैं जी, स्पेशली तशरीफ़ लाया है। अच्छा सर, इसमें गुजारिश ये है कि पैक्टा के जो रिक्रूटमेंट है उसका रिकॉर्ड का कहा था, रिकॉर्ड लेकर आए हुए हैं, अगर आप हम आपको दिखा भी देंगे। अमजद भाई मूवर हैं, कोई पेंडिंग अमाउंट वगैरह वो हमें मिला है। मैं बताता हूँ वो ये तो कमेटी की तरफ से था ना रिकॉर्ड का। आपने लास्ट टाइम उनको मैं खल बुलाया था अली बरादरान को यहाँ पर, वो मैंने फिर उनको सुना था, 1 घंटा सुना उनको मैंने अपने पास आपके कहने पे। जी मेरे पास आए थे, मैंने खुद बुलाया था उनको, कम से कम 1 घंटा उनकी मैंने बात सुनी थी। उनका केस बिल्कुल नहीं बनता, वो कैबिनेट से फैसला हो चुका है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव जो अफेयर्स है उससे फैसला हो चुका है। वो हर लेवल पे उनकी रिजेक्ट हो चुकी है अपील, उनका केस बनता ही नहीं है। तो दैट इज़ डिसाइडेड। ये है कैबिनेट ने फाइनल डिसीजन दे दिया इस पर, स्टैंडिंग कमेटी का आ गया है। सर देखें, बात सुने, उसमें फैसला बोर्ड ने करना था, ठीक है, बोर्ड ने कर दिया फैसला। अपील उनकी बोर्ड को होनी थी ना, अपील बोर्ड ने रिजेक्ट कर दी। उसके बाद वो सेक्रेटरी के पास आए, सेक्रेटरी ने कहा कि ये बेसिकली मामला तो उधर का है। हमने इवन कैबिनेट को भेज दिया, कैबिनेट सीएम ने रेफर कर दिया स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लेजिस्लेटिव अफेयर्स, उन्होंने फैसला कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा बोर्ड का फैसला बिल्कुल ठीक है।
जनाब चेयरमैन, ये मैं फंक्शन पढ़ता हूँ कमेटी के। A committee shall examine a bill, a subject, a matter referred to it by the assembly or the speaker, and shall submit its report to the assembly or to the speaker as the case may be, with such recommendation including suggestions for legislation, if any, as it may be deemed necessary in the case of bill. The committee shall also examine whether the bill violates, disregards, is the otherwise not in accordance with the law. Number 2, the committee may propose amendment. ये तो हो गया ना, जरा कौन सी है ये तो होगा बिल के बाद नई अमेंडमेंट। कमेटी में जी ये 5 नंबर है जी। A committee may examine the expenditures, administration, delegated legislation and policies of the department concerned and attached or associated bodies, and may forward its reports containing findings and recommendation to the department concerned, and the department concerned shall, within a period of 45 days, inform the Assembly Secretariat about the actions taken on the findings and recommendations. जी Number 6, public petition may be presented on a bill which has been introduced or any matter connected with the business pending before the House or any matter. अब कमेटी का ये इख्तियार है कि कोई भी पॉलिसी और फैसला फाइनेंशियल मैटर्स वो उसको देख सकती है, उस पर डायरेक्शन जारी कर सकती है। इसमें ये नहीं है कि फ़लाँ बोर्ड ने ये फ़ैसला कर दिया। तमाम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कमेटी का परव्यू है और ये हाईएस्ट फोरम है। ये कह के जान नहीं छुड़ाई जा सकती कि ये बोर्ड में ये डिसीजन हो गया। अगर किसी शहरी के कोई हकूक़ मुतासर हो रहे हैं, किसी के साथ कोई अख्तियारात के ज़ोन में किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, तो वो कमेटी पे अगर आ जाती है कोई बात, तो वो फिर यहाँ इस हाउस ने डिसाइड करना है कि उस पर क्या राय है। वो राय कमेटी अपनी जो फाइंडिंग की सूरत में, डायरेक्शन की सूरत में भिजवाएगी और उसमें आप 45 डेज़ में आपने उसमें अगर अमल दरामद करके भेजना है या उसमें आपका कोई व्यू है वो भिजवाना है, फिर उस पर दोबारा उस पर डेलिब्रेशन होनी है। ये है सूरत हाल। सेक्रेटरी साहब, ये मैडम मशीन इस पर जी मिनिस्टर तो है जी, अस्सलाम वालेकुम जी। इस पे अगर कैबिनेट की जो है कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव बिजनेस उसने एक डिसीजन दे दिया हुआ है, तो उसको डिपार्टमेंट तो नहीं जी ओवर रूल कर सकता। तो डिपार्टमेंट से ये एक्सपेक्ट करना कि वो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव बिजनेस की डायरेक्शन को या डिसीजन को कंटेस्ट करे या ओवर रूल करे, वो तो उसके एम्बिट में नहीं है। सो और वो हाईएस्ट फोरम है, कैबिनेट का डिसीजन उस पर अवेटेड है। मेरी सजेशन ये है कि अगर उसके ऊपर कैबिनेट का जब डिसीजन आ जाए उसके बाद फिर कमेटी इसको देख ले, क्योंकि ये डिपार्टमेंट के तो रेंज से बाहर का डिसीजन है। वो ये फोरम जो है वो हाईएस्ट फोरम है जहाँ पे ये डिसीजन हो चुका हुआ है। तो डिपार्टमेंट ने जितने इस पे स्टेप्स या एक्शंस लेने थे वो तो उन्होंने ले लिए हुए हैं जी। अभी कैबिनेट ने अभी मलक साहब ये बता रहे हैं कि अभी कैबिनेट ने ना जो उनकी रिलेटेड एक कमेटी है उसने डिसीजन दिया। हाँ जी, उसने कैबिनेट को रेफ़र किया। अब कैबिनेट से डिसीजन आएगा तो मेरा ख्याल है कि कैबिनेट का डिसीजन उधर पेंडिंग है, उसका वेट कर लेना चाहिए। या मिनिस्टर साहब या मैडम नशीन को कह देते हैं कि भाई इसमें अगर कोई इशू ये हेल्प आउट कर सकते हैं तो ये चलो ये करें रिलेटेड। नहीं, डायरेक्शन देखें सोच समझ कर डायरेक्शन देते हैं। मैं कोई ऐसा, मैं लॉ नोइंग आदमी हूँ, खुद लायर हूँ, मैं ऐसी डायरेक्शन तो नहीं दे सकता कि जिस पर नहीं वही ना। ये लॉ डिपार्टमेंट के रिलेटेड हमारे बैठे हैं सर। जनाब चेयरमैन, ये लॉ डिपार्टमेंट जनाब चेयरमैन एक मिनट ज़रा आपकी इजाज़त।
मेरा व्यू पॉइंट ये है, मसला ये है, क्या अब देखें यहाँ तो कमेटी ये पब्लिक के, आप हम लोग पब्लिक से सारे वाबस्ता हैं, तभी तो हम तक ये बात पहुँच गई, हम इसको यहाँ ये इशू आ गया, हाउस में आ गया, हाउस से रेफर होकर यहाँ आ गया। क्या दूसरा व्यू जो है वो वहाँ रखा गया है, या सिर्फ देखिए यहाँ हमारा मसला ये है कि एक पिक्चर पेंट की जाती है, बड़ी रोज़ी पिक्चर पेंट होती है, तो वो उसी के हवाले से पॉलिसियाँ बन जाती हैं, बाद में जो उनका फील्ड में हशर होता है वो सबके सामने। तो यहाँ जो पॉइंट ज़ेरे बहस है कि महकमा जब प्राइस फिक्स की गई कि 100 रुपया किताब की कीमत होगी, 3 रुपये फ़लाँ के हैं, 2 रुपये फ़लाँ के हैं, 3 रुपये फ़लाँ के हैं, अच्छा वो कीमत ली जा रही है एज इट इज़। अब फ़लाँ के 3 रुपये देने बंद कर दिए आपने। क्या कैबिनेट के सामने ये रखा गया है कि किसी का हक जो आप एक मुआदे के तहत या तो पैसे वसूल करना बंद कर दें, कीमत से वो 3 रुपये उड़ा दें। अगर वो 3 रुपये आप ले रहे हैं लोगों से, अपनी जेब में रखना है, फिर तो आप ख़यानत के मुर्तकिब हो रहे हैं, किसी का हक खा रहे हैं। और एग्रीमेंट है, ये तो नहीं कि यूनिलैटरली आपके पास ताकत है, इख्तियार है, आप उठा के किसी को बाहर फेंक दें। तो ये व्यू कैबिनेट के सामने रखा गया है। वहाँ तो होगा कि नहीं जी वो फलां बोर्ड ने फैसला कर दिया, बोर्ड ने फैसला कर दिया, कैबिनेट का ठीक है जी उन्होंने कर दिया, उन्होंने आगे कर दिया। क्या ये दूसरा व्यू जो इस कमेटी का व्यू है वो वहाँ रखा गया है? हाँ, कि वहाँ के ये कमेटी की भी इस पे ये ऑब्जर्वेशंस हैं वो। सर मैं इस पे ना मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूँ, डायरेक्शन दी मेरी सर अर्ज सुन लें। चेयरमैन सर मेरी अर्ज सुन, देखें सर आपने लास्ट टाइम डायरेक्शन मुझे दी थी कि मैं उसको सुनूं, मैंने आपकी डायरेक्शन पे उसको सुना है, उसका बिल्कुल केस नहीं बनता। मैंने 1 घंटा से ज़्यादा उसको सुना है, मैंने पूरा तमाम पैक्टा बुलाया था उधर, उनके एक एक रिकॉर्ड देखा है, उसका केस बिल्कुल नहीं बनता। मैं आपको कैटेगरी ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें और आप इसको जिस मर्जी फोरम पे ले जाएं। जब आपने मुझे जिम्मे लगाया था, मैंने सुन लिया उसको, तो अभी आप देखें एक लीगल चीज़ है ना, लीगली प्रोसेस हुआ है उसका पूरा, एक उसका फैक्चुअली भी नहीं बनता, लीगली भी नहीं बनता। सर इसमें गुजारिश ये है कि बेसिकली ये बिटवीन 2 पार्टीज़ डिस्प्यूट है अंडर द प्रोविजंस ऑफ एन इनेक्टमेंट जो 2015 का ला है। उसको कैटर करने के लिए जो मुताल्लिका एक्ट है उसके अंदर एक पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट तो जो एग्रीव्ड पार्टी है उसने कहाँ जाना है। एग्रीव्ड पार्टी ने बोर्ड के पास जाना है, बोर्ड के डिसीजन से भी एनी ऑफ द पार्टी अगर एग्रीव्ड है तो उसने कैबिनेट के पास जाना है। ठीक है, पार्टी बोर्ड के पास गई, बोर्ड ने डिसीजन दिया, वहाँ से वो अपने आप को अग्रीव्ड फील कर रहे हैं, वो कैबिनेट के पास चले गए। अब कैबिनेट के लिए एक रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत एक पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैबिनेट को जाने से पहले उसकी एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव बिजनेस एंड प्राइवेटाइजेशन है, उसके पास केस जाता है। तो केस वहाँ पे गया है, स्टैंडिंग कमेटी ने वो केस रेकमेंड करके तो कैबिनेट को भेजा है। रेकमेंड मींस कि जो बोर्ड का डिसीजन है उसकी ही फैसले को उसने रेकमेंड करके कैबिनेट को भेजना है। अब कैबिनेट के पास अभी पेश नहीं हुआ, इट मींस कि अभी वो पेंडिंग है और एज़ पर लॉ वो डिसीजन कैबिनेट के पास है, इख्तियार उसके पास है कि चाहे तो वो बोर्ड के उस फैसले को सस्टेन करे, चाहे तो ना करे। तो उस प्रोसेस में मैं नहीं समझता कि लीगली डिपार्टमेंट को ये इख्तियार है कि वो जाके कोई इंटरफियर करे, क्योंकि उन्होंने तो उसी केस को लेके आगे कैबिनेट को प्रेजेंट करना है, अपना कोई व्यू ज़ाती तौर पर नहीं दे सकते। हाँ, ऑनरेबल कमेटी की डायरेक्शन पे वो सेक्रेटरी साहब ने ये फेवर की कि पार्टी को बुलाया, सुना और वो ये तसल्ली की कि कहीं कोई ऐसे फैक्ट्स तो नहीं रह गए कि जो वहाँ पे प्रेजेंट ना हो सके हों या वो वाकई उसके साथ कोई ज़्यादती हो रही हो। वो ओपनली स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ही इज़ ऑफ द व्यू कि उसका केस नहीं बनता। तो बाकी दूसरा सर विद अपॉलॉजीज सर, विद अपॉलॉजीज सर, अगर इजाज़त दें तो मैं इसको मज़ीद अब सर इसमें यह है कि एक तरफ ऑनरेबल कमेटी का भी इख्तियार है, हम इस पर कोई दूसरी राय है ना कोई बात हो सकती है, लेकिन इसमें सूटेबल ये होगा जिस तरह पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब ने फरमाया कि लेट इट कंक्लूड बाय द कैबिनेट
उसके बाद अगर ऑनरेबल कमेटी समझती है कि उस केस के अंदर कोई लैकोना है, कोई लीगल कोई इस तरह की स्पेस है, तो कमेटी उसको टेकअप करके तो एक सुपरवाइजरी जो रोल है इस ऑनरेबल हाउस का, उसको एक्सरसाइज करती हुई फिर मैटर को वो है ना, हाँ। वो कमेटी सर नहीं वो नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। नहीं सर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इस ऑनरेबल कमेटी के इख्तियार की बात कर रहा हूँ। जो सुपरवाइजरी एक रोल है 130 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत यहाँ पे एक सर कानून ऐसा इख्तियार नहीं देता, तो फिर नहीं देता। क्लियर कर स्पीकर जी नहीं देता। फर्ज नहीं, करो नहीं, नहीं, राव साहब, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ओपिनियन यही दे रहे हैं, फर्ज करो कैबिनेट डिसीजन जो उनकी कमेटी ने दिया है उसी को सेकंड कर देती है, हो रहा है। उसके बाद हम इधर से क्या डायरेक्शन कैसे फिर जारी कर, अगर डायरेक्शन जारी करते हैं तो सेक्रेटरी साहब हमारी डायरेक्शन मानेंगे या कैबिनेट का डिसीजन मानेंगे? सेक्रेटरी साहब नो डाउट के जो कानून के तहत लिखा हुआ है, कैबिनेट का इख्तियार है, डिसीजन है, वो अनडू नहीं हो सकता। और रूल 30 जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसके मुताबिक सेक्रेटरी साहब कैबिनेट के डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के पाबंद हैं, उससे वो डेविएट नहीं कर सकते। नहीं, उसमें वो बात आपकी ठीक है कि कैबिनेट के पास पेंडिंग है, यहाँ तक ठीक है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सुपरवाइजरी इख्तियार जो है वो इस कमेटी के पास है। वो फैसला अगर कैबिनेट कर देती है, कैबिनेट की तमाम पॉलिसीज़ को, फैसलों को कैबिनेट ही करके भेजती है, वो फिर कमेटीज़ उनको किसी भी स्टेट पे उसको ओवरव्यू भी कर सकती है, उस पर व्यू भी दे सकती है। वो आप खुद कह रहे हैं सर, मैं लेट मी क्लैरिफाई, जो मैंने जनाब से गुजारिश की इस ऑनरेबल कमेटी को सुपरवाइजरी के हवाले से, साथ में मैंने ये भी गुजारिश की है आर्टिकल 130 की मैं बात कर रहा हूँ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत ओवरऑल इस हाउस को इख्तियार है कि गवर्नमेंट के फाइनेंशियल मैटर्स को वो ओवरव्यू कर सकते हैं। मैंने उसका रेफरेंस, वही मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूँ। मौजूद है। मैं ये नहीं कतन कह रहा कि कैबिनेट के डिसीजन के बाद आप यहाँ पे कमेटी उस फैसले को दोबारा देखे और उससे मुतालिक कोई अनडू करने वाला फैसला दे, वो नहीं है। ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं सर, नहीं हो सकता ना, वो तो मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ ना सर, मैं मिक्सअप नहीं कर रहा, मैं दोनों चीज़ें अलग हैं और दोनों को अलग क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब अभी एक देखना, एक केस पेंडिंग है, अभी डिसीजन पेंडिंग है, नहीं वो तो क्लियर हो गया राव साहब, वो तो बात होगी पेंडिंग, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या हमारे इख्तियार है अकॉर्डिंग टू लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन भी अनड्यू किया जाए कैबिनेट के फैसले को? तो फिर सीधे बताएं, आप लीगल ओपिनियन देना जो आपका बनता है, आप डबल माइंडेड ना हो। मकसद है ये क्लियर है कि जब कैबिनेट डिसीजन कर देगी कमेटी कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती, ये क्लियर है। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ डायरेक्शन देने का। नहीं, हम कानून के अंदर रहकर ही हमने करना है ना, कमेटीज़ का ये मकसद तो नहीं है कि हम कोई ऐसा डिसीजन करें जो सर, इसमें फिर मैं मज़ीद अर्ज़ कर लूँ कि जब कैबिनेट से भी डिसीजन हो जाता है और पार्टी समझती है कि स्टिल आई एम अग्रीव्ड, फिर उससे जी हाई कोर्ट में जाए फिर जी बिल्कुल ऐसे ना करें। आपको कुछ नहीं कोई कहता, नहीं मिसाल देता हूँ, बताया ना, शर्म ही आती है भाई। कैबिनेट के डिसीजन के बाद क्या इस कमेटी को इख्तियार है कि इस फैसले को अनडू किया जाए? अब उससे भी आगे स्टेज बता दिया ना कि अगर कैबिनेट के डिसीजन के बाद भी पार्टी अग्रीव्ड है तो वो हाई कोर्ट जाने का इख्तियार रखती है। इधर आने का एज सच कानून कोई लिंक नहीं करता। इजाज़त है चेयरमैन साहब। जी, जब ग्रीवियंस का प्रोसीजर जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है और वो फॉलो भी हो रहा है, तो लेट्स वेट फॉर द कैबिनेट डिसीजन। और उसके बाद भी अगर ग्रीवियंस स्टिल परसिस्ट, जो दूसरी पार्टी है, तो उनके लिए फर्दर फोरम्स भी अवेलेबल हैं और दे आर फ्री टू यूज मैं दैट। सर इसमें एक अर्ज कर दूं, वो इवन हाई कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट से रेफर हुआ था सेक्रेटरी को केस एज ए रिप्रेजेंटेशन। सेक्रेटरी ने इसको उस टाइम सुना, सेक्रेटरी ने कहा क्योंकि कानून के मुताबिक मेरा इख्तियार नहीं है, इसकी अपील सिर्फ हो सकती है कैबिनेट को, आप कैबिनेट में जाएं। फिर उसकी बिहाफ पे वो कैबिनेट गए, फिर सीएम को समरी मूव हुई, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उस केस को स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र कर दिया, वहाँ कमेटी ने फैसला कर दिया। अब ये कैबिनेट को सबमिट हुआ है, कैबिनेट जैसे इसको टेकअप करेगी, फैसला करेगी। मेरे ख्याल में सर अर्ज ये है, हम एग्जैक्टली
बिल्कुल, जब तक कैबिनेट का फैसला जो आ जाएगा उसके बाद सर आप बिल्कुल दोबारा रिव्यू कर सकते हैं, देखें उस पर कैबिनेट कोई उस कमेटी की राय का पाबंद नहीं है, कैबिनेट कोई और डिसीजन जी कर सकती है। वो वहाँ कोई और इस इशू पर कहे कि भाई ये तय हुआ था, ये वो जो उनकी कमेटी ने कर दिया कोई 100%। एग्जैक्टली यही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक सेकंड चेयरमैन साहब, अगर इसमें ये भी आप देखें इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ तो है कहीं पे कुछ ऐसी बात कि वो उधर भी हैं और इधर भी आना चाह रहे हैं, हमसे पहले बिफोर टाइम वो कराना चाह रहे हैं डिसीजन, लेकिन ओवर रूल करना सीएम के या कैबिनेट के फैसले को बिफोर उसके, ये भी तो गलत है। नहीं उस पे तो चेयरमैन इतनी साहब उस इमरजेंसी पे में तो हमारी कोई मीटिंग दो बुलाई राय जाने का नहीं मतलब क्या है। है, यही मतलब है। नहीं का डिसीजन क्या अभी तक तो उनकी कमेटी ने किया ना। आज सर आओ इधर इधर चेयर। अच्छा सर, इसका ना थोड़ी सी ज़रूरत है, हमें एक रीकैप कर लेते हैं सारे मामले का। मैं रांझा साहब को बता देता हूँ। रांझा साहब वो इशू चल रहा है, कोई कैबिनेट में पेंडिंग है इशू एक कोई पेमेंट का किसी वेंडर का, तो वो उनकी जब कैबिनेट के पास पेंडिंग है तो हम इधर कमेटी में इस इशू के बारे में क्या हमें कानूनी हैसियत हासिल है, हम क्या कर सकते हैं, उसका इंतज़ार वेट करें या हम डायरेक्शन दे सकते हैं या क्या कर सकते हैं। रांझा साहब से वो पढ़ देते हैं। जो बात आप बार बार कर रहे हैं ना उस पर तो ना दो राय ना मैं उस पर कोई बात कर रहा हूँ। वो इख्तियार कैबिनेट का मौजूद है, वो अपना फैसला करेंगे, वो खुद मुख्तार हैं, जो भी कर लेंगे, ठीक है ना। हम उस पर बात नहीं कर रहे, ये ठीक है इसको हम छोड़ देते हैं आज के, वो उसका फैसले का इंतज़ार कर लीजिए। इस पर तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे कि वो अपनी जगह मौजूद है इख्तियार। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि कमेटी में एग्जामिन द एक्सपेंडिचर्स, जो अखराजात भी आप कर चुके हैं, जिसको आप बजट की सूरत में मंजूर भी कर चुके हैं, उसको भी एग्जामिन कर सकती है, उस पर अपना व्यू दे सकती है, ठीक है ना। मैं तो बात वो कर रहा हूँ कमेटी के इख्तियार की, तब जब वो फैसला आ जाएगा। अभी तो आप उस पर तो बात ही नहीं कर रहे कि वो आ जाएगा फैसला, उसको हम देख लेंगे। तो ये बात जो है ना सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं, देखें ना, जो बात ये नहीं कोई अकले कुल नहीं होता कोई सारा बंदा, तो ये बात सेक्रेटरी साहब ने जो अख्तियार उनका, उन्होंने कह दिया कि ठीक है ये मेरा अख्तियार ही ना। कोर्ट के पास केस जाता है ना, आप लायर हैं, वो कहते हैं कि आपने जो फोरम आपको अवेलेबल था वो आपने अवेल किया, नहीं किया, चलें वापस। वो इस बुनियाद पे वापस आता है, वो ये नहीं है कि उसका केस फारग हो जाता है। अच्छा, वो केस उस बुनियाद पे वापस आया होगा, सेक्रेटरी साहब के पास आ गया, सेक्रेटरी साहब का अख्तियार ही नहीं था, बोर्ड का अख्तियार था। जो प्रोसीजर दिया हुआ कोडल फार्मेलिटी हैं वो उसके मुताबिक पूरी होनी है, तो वो होंगी। बोर्ड का कैबिनेट को चला गया, कैबिनेट के बाद वो कोर्ट को चला जाएगा। बात तो एक पॉइंट है जिस पे हम बात कर रहे हैं, पैसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, हमें कौन सा किसी हिस्सा लेना है, ठीक है ना, ना कमीशन लेना है ना हिस्सा लेना है, ठीक है ना। वो बात ये है कि एक बेसिक राइट है जिस पे हम बहस कर रहे हैं, वो बाद में कर लेंगे। आज आप वाइंड अप करनी है वाइंड अप कर लें, बाद में कर लेंगे। कि एक एग्रीमेंट आपने किया, जो मैंने आपके की कि ये किताब है, ये 100 रुपया होगा, ये मेरा, मैंने चूँकि इसको राइट करके दिया है, 3 रुपये मुझे मिलेंगे, 2 रुपये उसे मिलेंगे, 5 रुपये उसे मिलेंगे, हम 100 रुपये की बेचेंगे। 100 रुपये की आप बेच रहे हैं, एक बंदे को आप दरमियान में कह रहे हैं कि नहीं जी आपके 3 रुपये हमने फारग कर दी, वो फिर 97 रुपये कर दें उसकी कीमत। जब आप 100 रुपया ले रहे हैं ना, आप उसकी कीमत, उसको सारे जो प्रोसीजर जो कीमत तय की गई थी ना, वो उसका सारा फार्मेट आप बदल रहे हैं। मैं तो सिर्फ उस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, वो बाद में कर लेंगे, आज नहीं करनी कल कर लेंगे। मैं पेमेंट देने की बात नहीं कर रहा, वो पेमेंट वो कोर्ट में चले जाएंगे, चलते जाएंगे, ये भी जाते जाएंगे, पैसे वकीलों को देते रहेंगे। क्यों रांझा साहब कैबिनेट के डिसीजन तक हम वेट कर लें? उसी बंदे की पेमेंट का मैटर है। पेमेंट ऑफ रॉयल्टी टू द पब्लिशर्स, जो पैक्टा की बुक्स वगैरह पब्लिश करते हैं ना सर, ये उनका मैटर 27 जनवरी के इजलास में बजरिया 0 आवर नोटिस मूवर ने उठाया था। उसके बाद हम इस पर 2 मीटिंग्स कर चुके हैं सर, और उसमें कमेटी फुली अवेयर है कि ये मैटर उसमें कैबिनेट के सामने है। तो जो रिकमेंडेशंस कमेटी की थी वो मैं पढ़ देता हूँ। उन्होंने इन चीज़ों को कमेटी ने मलूज़ रखा था और उसी के मुताबिक रिकमेंडेशन दी थी। कमेटी ने अपने फरवरी में होने वाली मीटिंग में
19 फरवरी को कहा था कि द कमिटी ऑब्जर्व दैट मैटर रिक्वायर्ड डिटेल्ड लीगल एंड फाइनेंशियल एग्जामिनेशन and recommended that Administrative Secretary, in coordination with the Parliamentary Secretary for School Education and CEO PACTA, hold a dedicated meeting on priority and submit a consolidated factual report covering the legal position and financial implication before the next committee. ये डायरेक्शन थी, लेकिन इसके बाद कोई रिकॉर्ड, कोई रिपोर्ट कमेटी को मौसूल ना हुई. मीनवाइल फिर हमने सर मार्च में एक और मीटिंग की थी, तो डिपार्टमेंट का स्टैंस आया था कि ये मैटर जो है कैबिनेट के सामने ज़ेर इल्तवा है. तो भी चेयरमैन साहब की जो डायरेक्शन थी, उन्होंने कहा था कि रिगार्डिंग द इशू ऑफ, जो उन्होंने मीटिंग शुरू होने से पहले चेयरमैन साहब ने रीट्रेट भी किया था, रॉयल्टी पेमेंट टू पब्लिशर्स, द कमेटी रिकॉल्ड दैट द मैटर हैड ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस मीटिंग वेयर इन इट वाज इन्फॉर्म्ड दैट द सेम वाज पेंडिंग बिफोर द कैबिनेट फॉर फाइनल डिसीजन. द कमेटी recommended that matter be further examined through mutual consultation among the secretary school, special secretary school, parliamentary secretary for the school and the honorable mover and the chairperson himself. The committee further suggested that the purpose of such consultation would be to examine the legal and financial aspects of the royalty formula in detail and to prepare a comprehensive report for submission to the cabinet for consideration while deciding. ये उसी बात की इंडोर्समेंट है जो अमजद साहब कह रहे हैं कि तमाम फैक्ट्स जो हैं वो कैबिनेट के सामने रखे हुए हों ताकि दोनों पार्टियों को, लेकिन इसमें भी कोई कंसल्टेशन मेरा ख्याल नहीं हो सकी. मुझे तो नहीं पता. आज नहीं फैसल भाई, वो सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि मेरी मीटिंग, असल इशू पता क्या है? नहीं, असल इशू ये है, ये रिजॉल्व हो सकता था अगर ये कैबिनेट में पुट ना होता तो हम दरमियानी रास्ता कोई निकाल लेते. मिल बैठ कर ना कंसेंसस से दरमियानी रास्ता बड़ा इजीली निकल सकता, लेकिन हमारे लिए नहीं. हम सर विड्रा, चलो इसको ये ऐसा करते, ये हमने डिसीजन हो चुका है कि इसको पेंडिंग करते हैं, कैबिनेट के डिसीजन तक पेंडिंग करते हैं जी. नहीं फर्ज नहीं सर, फर्ज करो कि हम, वो जाहिर है कि वो तो महकमे ने वसूल किए हुए हैं, महकमे के पास पड़े हैं ना. अगर कैबिनेट डिसीजन दे देती तो उनको मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो वो वजीर को. जी बिल्कुल. परमिशन आप चेयरमैन प्लीज़ एक मिनट मुझे ज़रा देना. जी चेयरमैन साहब, जो आपने फरमाया ज़ाहिर ये इशू था तो मूवर इसको 0 आवर्स पे लेके आया. रांझा साहब, जब ये अजलास के दौरान टेकअप हुआ तो स्पीकर साहब ने डायरेक्शन दी, कमेटी को भेजा गया और पूरे हाउस को पावर थी तो ये रेफर हुआ. अब स्टैंडर्ड कमेटी के पास ये केस आया और जैसे ऑनरेबल चेयरमैन फरमा रहे हैं, नशीन फरमा रही हैं, अब देखना ये है कि जो मूवर का पॉइंट ऑफ व्यू है, कहीं उसकी हद तलफी हो रही है तो वो किस जगह पे हुई है, और अगर नहीं हुई तो उसको सेटिस्फाई करना, उसको थ्रो प्रॉपर चैलेंज जवाब देना, ये हमारी जिम्मेदारी है. ये इस तरह हो नहीं सकता. अगर तो रिडक्शन हो रही है तो वो रिडक्शन जो हो रही है वो किधर जा रही है, और जो तयशुदा था फार्मूला उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा, क्यों रुका, पहले हो रहा था और जब अब रुका है तो ये हक़ाइक़ सामने लाने चाहिए. और बिल्कुल जो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि कोर्ट से आया, सेक्रेटरी साहब ने कैबिनेट को रेफ़र कर दिया. अब कैबिनेट को जो मूवर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि तमाम फैक्ट्स एंड फिगर, तमाम पॉइंट्स कैबिनेट के सामने जाने चाहिए, तमाम इश्यूज जो हैं वहाँ डिटेल्ड होने चाहिए. वहाँ सेक्रेटरी ऑफिस का तो पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन दूसरी साइड का भी जाना चाहिए. जो कैबिनेट फैसला करेगी उसके बाद नाज़र साहब, इस स्टैंडर्ड कमेटी को आपने पावर दी हुई है उसको भी देखने की, तो हम उसको देखेंगे. अब जो आपने पेंडिंग किया है, मैं समझता हूँ कि इस पर हमें तमाम चीज़ों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, कोई चीज़ आगे पीछे नहीं छिपानी चाहिए. मैं नहीं ये कहता ये किसी का ज़ाती नहीं है, लेकिन ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पे आ रही हैं और हम जवाब दें हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट में है. एक चीज़ जो है, अगर जो लास्ट जो डिसीजन है, जो कमेटी का लास्ट डिसीजन है कि उन्होंने कहा कि जी सेक्रेटरी दोनों और 3-4 बंदों का कि वो इसमें देखें और फिर कैबिनेट को भेजें, क्या उसके मुताबिक गया है कैबिनेट के पास या उससे पहले गया है? नहीं, फिर होना तो ये चाहिए कि जो जब कमेटी की जो दूसरी डायरेक्शन है उसके मुताबिक भी जाए.
ये रांझा साहब या ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि महकमा जो है ना वो तो अब इस पोजीशन में नहीं है कि अपनी कोई राय कैबिनेट में भेजे। हम कमेटी की तरफ सर, से कमेटी नहीं, डायरेक्ट मेरी कर बात नहीं, मेरी बात सुन लेना। मैं यही आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ कि अमजद साहब मुवर हैं, हम इधर से नहीं, हम डायरेक्शन नहीं देंगे, राय देंगे। डायरेक्शन सर राय हम कैबिनेट को हम डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं? नहीं सर, नहीं। और सर राय इधर से हम एक राय दे सकते हैं कि भाई इसके साथ ये ज्यादती हो रही है, एक हाउस ने हमें जनाब और सर डायरेक्शन नहीं, एक रिपोर्ट टाइप हम अपने मैं हाउस और से- बात कर रहा हूँ। नहीं सर, नहीं, फिर कैबिनेट जो है इसका मतलब है जितनी कमेटीज है यहाँ से डायरेक्शन भेजे, वो तो अपना काम छोड़कर आराम से नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ सर, मैं और बात कर रहा हूँ। आप डायरेक्शन दें डिपार्टमेंट को कि आप जो आप लास्ट कमेटी का डिसीजन है, जो उन्होंने कहा है कि 4 बंदे बैठ के फैसला करें और वो भी कम्युनिकेट करें, आप डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन दें कि उसके मुताबिक वो उसका इजलास बुलाएं और उसकी रिकमेंडेशन भी कैबिनेट को भेजें। कैबिनेट को डायरेक्शन नहीं, आप डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दें कि पिछला जो डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करें और उसके मुताबिक रिकमेंडेशन जो है वो कैबिनेट को भेजें। सर लॉ से ज़रा पूछ लें, इसके लॉ वाले क्या कहते हैं इस डायरेक्शन पे? मैं भी यही कह रहा हूँ। कमेटी की भी यही डायरेक्शन थी। नहीं, ऑर्डर नहीं दे सकते, लेकिन हम सर ये जो मामला है ना सर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उनको हम रेकमेंड कर सकते हैं, और जो ये मामला हमें आया है मोअज़्ज़ज़ ऐवान की तरफ से, और तमाम इससे एस्पेक्ट उसको फैक्ट फाइंडिंग करके जो रिपोर्ट होगी इस 0 आवर की, वो हम दोबारा हाउस को भेज सकते हैं। ये 2 चीज़ें हम कर सकते हैं। और वो डायरेक्शन सर आपने पहले भी दी थी, आज मीटिंग शुरू होने के बाद भी दी, और हम दोबारा उसको रीइटरेट भी इन मिनट्स में बड़ा टाइमली कर देते हैं, अगर आप इजाज़त कहें दें। सब कह रहे हैं, रांझा साहब कह रहे हैं ना कि जिस तरह हमने एक कमेटी बनाई थी कि भाई ये मिल बैठकर आप ना इस इशू पर कंसीडर करें कि इसका हल कैसे निकल सकता है। और इस तरह की कमेटी, जिस तरह रांझा साहब कह रहे हैं कि रांझा साहब खुद शामिल हो जाते हैं, इस तरह सेक्रेटरी साहब हो जाते हैं, अभी मूवर हो जाता है। तो चेयरमैन साहब मेरी एक प्लीज़ सर सुनिएगा सर। इशू ये है, मैंने दोबारा इसको रीट्रेट कर रहा हूँ बात को, कि लीगली डिपार्टमेंट इज़ नॉट इन अ पोजीशन डायरेक्टली माई सेल्फ एज अ सेक्रेटरी कि मैं इसको केस को हम वहाँ पर भेज, कैबिनेट ऑलरेडी केस जा चुका है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी डायरेक्शन मैंने जो आपने डायरेक्शन दी थी मैंने उसको मनोवन इम्प्लीमेंट किया। मैंने आपकी डायरेक्शन पर पार्टी को 1.5 से 2 घंटे सुना है। उस सुनने के बाद जो मेरी फाइंडिंग्स थी वो यही थी कि लीगली का केस स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन सर स्टैंडिंग कमेटी, सीएम ने रेफ़र कर दिया मैटर स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेस एंड प्राइवेटाइजेशन को। उस कमेटी ने पूरा सुना इस केस को, वहाँ प्रेजेंट हुआ यह केस, उसने रिजेक्ट कर दिया इसका केस। ये अपील में गए थे ना, लॉ में एक प्रोसीजर दिया हुआ है, उस लॉ के प्रोसीजर को उन्होंने फॉलो किया है। पहले सीओ के पास गए, फिर बोर्ड के पास गए, फिर गवर्नमेंट के पास गए, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी रेफ़र कर दिया, उसके तहत भी चले गए गवर्नमेंट के पास। अब पूरा एक लीगल प्रोसेस उसका फॉलो हुआ है। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी कोई फैक्चुअली, यू थिंक फैक्चुअली और लीगली कि इसमें कोई सुकम है, तो ये कमेटी बिल्कुल अगर रेफ़र करना चाहती है तो मेरे रेफ़र करना चाहती है, मेरे रेफ़र कर दें, मैं भेज दूंगा। आप जो मुझे लिख के देना चाहते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, मैं आगे रेफ़र कर दूंगा, या आप खुद भी इस कैपेबल हैं, आपकी अथॉरिटी, आप खुद भी भेज सकते हैं कैबिनेट को, आप असम्बली में लेके जा सकते हैं, आप कानून चेंज करा सकते हैं, आपकी पूरी पावर है इस चीज़ की। जनाब चेयरमैन, अब बात उस पर आ गई है जो हम कह रहे हैं कि जो बात सेक्रेटरी साहब ने किया ना कि आपने मनोवन अमल किया, मनोवन नहीं किया। जो बात डायरेक्शन है उसमें आपने मूवर समेत सुनना था, मूवर समेत आपने नहीं सुना। ठीक, ये बात तो यहाँ रह गई। अच्छा, दूसरी बात जो है कि ये एक व्यू है, हम ना कोई डायरेक्शन जारी कर रहे हैं कैबिनेट को, ना कर सकते हैं, कि हम ये कह रहे हैं कि ये भी एक व्यू है, कमेटी ने इसको देखा है, ये व्यू है, इसको भी आप देख लें, इस व्यू पे भी आप नज़र डाल लें, ये भी एक व्यू। हमारा तो सिर्फ इतना ही था, वो भी हम डिपार्टमेंट को कह रहे हैं, डायरेक्ट कैबिनेट को नहीं कह रहे, कि डिपार्टमेंट कमेटी का जो व्यू है वो भी वहाँ भिजवा दे ताकि वो फैसला करते वक्त उसको भी देख लें। सिर्फ इतनी बात है, यही बात हम कर रहे हैं, कभी उधर से कभी उधर। जी रिपोर्ट देनी है, लिख के फैसल भाई की बात बिल्कुल ठीक है। क्या ये स्टैंडिंग कमेटी को रिपोर्ट आ गई है?
नहीं, रिपोर्ट तो सर जब बनेगी, जब ये मामला डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, मिनट्स हर मीटिंग के बन रहे हैं, रिपोर्ट जो एक फाइनल डॉक्यूमेंट होगा, जब ये मामला मतलब कंक्लूड होगा उसके बाद रिपोर्ट बन के हाउस में जमा होगा। अभी तो पेंडिंग है। मैडम नशीन भी है, मूवर है, हम सब ऑन बोर्ड सभी दोस्तों को लेकर पहले आपस में डिसीजन कर लेते हैं कि हम क्या करना है, और इसको सीरियसली ये मैटर कोई आम मैटर नहीं है तो कि हम एक काम और भी हो सकता है जी, एक काम और भी हो सकता है जी जी कमेटी अपनी रिकमेंडेशन दे दें, वो रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट जो है वो कैबिनेट को फॉरवर्ड कर दे। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही कह रहे हैं ना, हम इधर एक रिकमेंडेशन अपनी कमेटी अपनी रिकमेंडेशन दे दे, डिपार्टमेंट जो है वो फॉरवर्ड कर दे कैबिनेट नहीं, को। हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई हाउस की तरफ से हमें ये तहरीक आई है, इस पर हमारी कमेटी की तरफ से ये रिकमेंडेशन है, क्योंकि एक पहलू तो ये है कि उनकी कमेटी ने डिसीजन ले लिया है, ये पहलू भी है कि भाई इसके साथ ये जो है ना नाइंसाफ़ी हो रही है जो हम समझ रहे हैं, तो इसलिए इसको कंसीडर किया जाए। जो हम रिकमेंडेशन देंगे वो वहाँ पहुँच जाएगी, वो हमारी राय को भी देखेंगे, उनकी जो अपनी राय होगी उसको नहीं भी सर, देख कमेटी जो है माजरत के साथ, कमेटी जो है वो जो 0 आवर नोटिस है जो कमेटी को रेफर हुआ है, कमेटी उस पर अपना देगी रिकमेंडेशन, जो भी दे वो रिकमेंडेशन जो है डिपार्टमेंट उधर भेज दे। जी चेयरमैन साहब, आपकी इजाज़त से एक सवाल है। महकमे को कि भाई हमारी ये कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशन है, प्लीज़ ये भी आप उधर कैबिनेट में भेज दें, जिस तरह दूसरा डिसीजन केस भेजा है ये भी भेज दें। एक सवाल का इजाज़त दे दें, लॉ डिपार्टमेंट से मेरा सवाल है, इस तरह की कोई प्रेसिडेंस है या ये ऐसी कोई प्रैक्टिस है कि कमेटी के कोई हम एक फ़ैसला करें तो वो जो है वो फेयर हो और हमारी जुरिस्डिक्शन में हो? जी जी, इसमें गुजारिश ये है कि जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, जो मैटर उनका ऑलरेडी चल रहा है वो अंडर इनेक्टमेंट चल रहा है, एक कानून के तहत एक तफवीज़ शुदा एक प्रोसीजर है, उसको वो फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पे कमेटी मैं इस तरफ भी इसी में आ रहा हूँ, क्योंकि गुजारिश इसलिए कर रहा था कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू में हम नहीं हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर में नहीं है, हम एक लीगल प्रोसीजर में पार्टी एग्रीव्ड है। पहला फोरम बोर्ड था, बोर्ड ने डिसीजन दिया, पार्टी ने वहीं से भी एग्रीव्ड अपने आप को फील किया, अगला फोरम कानून के मुताबिक कैबिनेट है। अब स्टैंडिंग कमेटी चूंकि उसके चैनल में है रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत, अब पेश होना है केस कैबिनेट को, उस दरमियान कोई थर्ड पार्टी उसमें नहीं आ सकती है, क्योंकि बिटवीन द पार्टीज़ इशू है ना। और इसमें एक और चीज़ भी, जो दोनों पार्टीज़ हैं, जब मैटर निचली सतह पर इनिशियल फोरम पे आया तो दोनों पार्टीज़ ने अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स, लीगल पॉइंट्स दिए हुए हैं और वो फाइल का हिस्सा हैं। कोई नई चीज़ तो अब नहीं ऐसी उस फाइल का हिस्सा बनाई जा सकती जो उस वक्त नहीं थी और अब आ गई है, और ना ही कोई ऐसा कानून प्रोविज़न करता है कि कैबिनेट इस तरह वो सुने। दूसरी जहाँ तक बात है ऑनरेबल कमेटी की, नो डाउट के ऑनरेबल हाउस ने इस कमेटी को रेकमेंड किया ये मैटर, कमेटी ने इसको देखना है, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हाउस को सबमिट करनी है, जो भी फाइंडिंग्स आप समझते हैं, और वो फाइंडिंग्स नो डाउट के फिर आपको सारा रिकॉर्ड देखना है, फैक्ट्स देखने हैं, फिगर्स देखने हैं, लीगल पोजीशन देखनी है, फिर एक आप सॉलिड व्यू पॉइंट हाउस को रेकमेंड कर सकते हैं। तो हाउस उसको अब एग्री करता है तो फिर वो गवर्नमेंट को आगे भेजा जा सकता है कि एज़ पर लॉ आप इसको देखें। लेकिन जो गवर्नमेंट का इख्तियार है कानून के मुताबिक वो उनका अपना है। नहीं, उसको तो हम चैलेंज नहीं कर रहे जी, उसको हम चैलेंज नहीं कर रहे, वो इख्तियार है, वो उनका है। अब इस पे ज़रा आप बता दें, जो मैडम बार बार पूछ रही हैं, जो भी फैसला वो कर लें, कमेटी एक रिपोर्ट सबमिट कर देती है हाउस में, हाउस उस पर अपनी राय दे देता है, वैलिड कर देता है उस रिपोर्ट को। अब उसकी क्या पोजीशन होगी? फिर हाउस कह देता है कि जी रिपोर्ट एक चली जाती है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये पैसे इस बंदे के बनते हैं, इसको मिलने चाहिए, रिपोर्ट चली जाती है और हाउस वोट कर देता है उस बात को, उस फैसले को, फिर क्या होगा? हाउस नो डाउट इस तरह कोई मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्टरियन नेचर इस तरह की हो सकती है, कोई 100% बाइंडिंग तो नहीं है। मैं फिर इसमें गुजारिश ये करूँगा, मैं एक एडवर्स सिचुएशन यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि कैबिनेट ये समझती है कि नहीं, जो बोर्ड का फ़ैसला है वो गलत है, तो क्या डिपार्टमेंट को इख्तियार नहीं होगा कि वो हाई कोर्ट जाए? बिल्कुल इख्तियार है।
दोनों पार्टी को इख्तियार है, जो भी अपने आप को अग्रीव्ड समझ रही है। दोनों का। चैनल तो सर वो है जहाँ पे एक कंक्लूसिव डिसीजन होना है और उसके कंसीक्वेंस में एग्जीक्यूशन होनी है। ऑनरेबल हाउस जो है, क्योंकि इसके पास इस तरह की फैक्चुअल चीज़ों को प्रोब इन करने की मैं नहीं समझता कि कोई पावर है, क्योंकि आपको रेकमेंड करने के लिए पूरा केस मंगाना पड़ेगा, फैक्ट्स एंड फिगर देने पड़ेंगे, फिर दोनों पार्टी को आप समात करें, निटी ग्रिटी में जाएं, फिर आप एक सॉलिड कंक्लूजन लेके आएँ कि जी वाकई ये आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिर हाउस को लेके जानी है, फिर हाउस को सेटिस्फाई करना है कि ये इस केस के अंदर ये इशू है, फिर आगे जाएगा। हाँ यही है सर वो रिकमेंडेटरी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसा फिलहाल फिर इसको प्रोवाइड तो pending नहीं किया जाए करता। तो बेहतर नहीं? सर बेहतर होगा पेंड किया जाए अगर इसको पेंड किया जाए, पेंडिंग कर पेंड दिया किया जाए तो ख्याल है कि बाद में हम अच्छे तरीके से सभी मूवर को लेकर रांझा साहब मिनिस्टर ला नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैडम नशीन भी मिनिस्टर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप ला से रिलेटेड हम सब लोग बैठकर ना आपस में मीटिंग से डिसीजन कर लेते हैं, फिर कमेटी को साथ मिलाकर इस पर कोई अच्छा डिसीजन करते हैं बजाय फ़ायदे के नुकसान ना हो। तो इंशाल्लाह ताला ये पेंड करके नेक्स्ट मीटिंग में इस पर हम डिसीजन ले लेते हैं। रिकॉर्ड भी आज ही तमाम डिपार्टमेंट ने फर्निश कर दिया है। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट एजेंडे में नेक्स्ट फैसल भाई के ये मेरे ख्याल है सिस के हवाले से जो आजकल सबसे अहम इशू बना हुआ है ये ट्रांसफ़र्स का, तो ये मैं सेक्रेटरी साहब फैसल भाई सिस का ले लेते हैं। तो ये सेक्रेटरी साहब जहाँ मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, मेरा कतन मकसद ये सभी हमारे अफसरान बैठे इनसे पूछ लो, मैं कभी हमारी तरफ से कोई मदाखलत नहीं होती किसी हवाले से भी कि हमारे रिलेटेड लोग ट्रांसफ़र, हम कहते हैं जो भी हो मेरिट पर हो और उसका इम्पेक्ट अच्छा हो। ये जो मौजूदा ट्रांसफ़र हुए ना, मैं सॉरी एक बात कर, ये जो मौजूदा ट्रांसफ़र हुए ना इसके सिस के रिलेटेड जो हुए हैं हार्डशिप पर, इसमें मैंने कुछ चीज़ें देखी, वो तो ज़ाहिर है कि जो भी कमेटी या जो रिलेटेड लोग हैं कर रहे होंगे अपनी तरफ से वो सही कर रहे होंगे सारा देख कर, लेकिन एक मैंने चीज़ देखी है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है प्रैक्टिकली कि बाज़ स्कूल्स ऐसे हैं, ये फ़र्ज़ करो एक एलिमेंट्री स्कूल है, उसमें तादाद है टीचर्स की 7 या 6 है, उसमें से 5 का ट्रांसफ़र हो गया है, चाहे जिस तरीके से भी हुआ है, एक टीचर रह गया। अब वो स्कूल कैसे चलेगा जहाँ से 6 में से 5 का ट्रांसफ़र हो गया है? तो वो पता नहीं यहाँ कौन सा असूल रखा हुआ है। रैशनलाइजेशन में तो इन्होंने ये किया था, उस सबसे ज़्यादा जो इशू बने थे ना रैशनलाइजेशन पर बने थे, उस पर हम सब लोगों ने उस पर, बल्कि आप भी मलक साहब भी, जो मेरा व्यू था ना बिल्कुल वही व्यू मलक साहब का था कि आपने एक हार्डशिप वाला आदमी, कैंसर पेशेंट या सीरियस पेशेंट आप डिस्टर्ब किया है, तो वहाँ कोई और कैसे आ गया भाई, उसको क्यों डिस्टर्ब किया है? अगर वो सीट दोबारा ओपन ज़ाहिर हो रही है या जो भी है, ये रैशनलाइजेशन के ये लॉस थे कि हमने बहुत लोग डिस्टर्ब कर दिए इधर उधर करके, लेकिन ये जो मौजूदा ट्रांसफ़र है इसमें वो सारी गड़बड़ हो गई है। समझो जो रैशनलाइजेशन वाला सिस्टम वो रहा ही नहीं, अब 7 हैं तो 6 चले गए। कई जगह पर सही भी हुआ, ये नहीं कि हर जगह पर हुआ, लेकिन मोस्टली मेरे नॉलेज में कई स्कूल हैं, अगर आप CO से रिपोर्ट मंगवाएँ, अगर आप CO से रिपोर्ट सर मंगवाएं तो हर CO आपको वो रिपोर्ट भेज सकता है कि भाई ये स्कूल फारिग हो चुके हैं, जहाँ 8 थे तो 7 चले गए, 6 हैं तो 5 चले गए। जो इस किस्म का सिस्टम, ये अगला स्टेप फिर वही होगा कि ये सारे पैफ में चले जाएंगे। अब सुना है कि ये जो एलिमेंट्री मिडिल स्कूल है वो भी पैफ को दिए जा रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि ये सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है पैफ वालों के लिए और तरन वाला बन जाएगा कि वहाँ टीचर ही नहीं है, ये सारे स्कूल फारिग पड़े हैं। तो एक इस हवाले से मेरा ख्याल है काफ़ी इशू बना है जी ये सारा। मैं अर्ज कर देता हूँ जनाब चेयरमैन, इस पर पहले मैं वो अधूरी बात हुई है, पहले उसको मुकम्मल कर दें। जो हाँ वो पूरा मुकम्मल नहीं है, ये मैं अब पढ़ दूँ ज़रा, ये 0R क्या है, क्योंकि ये 2 पार्ट थे उसके। एक पार्ट तो उनका रैयल्टी वाला था, एक पार्ट आगे जो है वो फीसद वाला है। मैं ये तहरीक पेश करता हूँ कि अहमियत आमा रखने वाले फौरी नोयत के एक अहम मामले को ज़ेर बहस लाया जाए। मामला ये है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है जिससे ये पता चले कि पैक्टा ने निजी पब्लिशर्स को रॉयल्टी की कितनी रकम अदा करनी है, ये किस कानून के तहत रॉयल्टी की अदायगी के बगैर कुतब की अशात और ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। ये बेसिक सवाल है, इनके जवाब देने हैं। हम उलझे हुए हैं किसी और बातों में।
अच्छा जी, सूबा भर में कितनी कुतब तलबा को फराहम की जा रही हैं? अलावा अजी पैक्टा ने NOC की तजदीद बराए निजी पब्लिशर्स की फ़ीस में भी बेतहाशा इजाफा कर दिया है। भारी फ़ीस की वजह से निजी पब्लिशर्स के कारोबार तबाह हो गए हैं, जिसका फ़ायदा बैरूनी पब्लिशर्स उठा रहा है। लिहाजा मुझे इस पर बात करने की इजाज़त दीजिए। अब इसमें 3 सवाल क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। वो तो एक अदायगी का मसला है, वो उनका वो देते हैं नहीं देते क्या करते हैं, वो एक अलग से इशू है। अब ये है कि बुनियादी क्वेश्चन है, जो बात मैं पहले कर रहा था कि अगर रॉयल्टी का एक कानून है, उसके तहत अदारे जैसे काम करते हैं, तो जिससे रॉयल्टी आपने ख़रीदी है उसको आपने देना बंद कर दिया, नहीं दे रहे, तो फिर क्या बग़ैर रॉयल्टी अदा किए कोई चीज़ आप पब्लिश कर सकते हैं? इस पे कानून वाले ज़रा अपनी राय दें। ठीक है, पर इसमें देखें, मैं बता देता हूँ, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी सर। इशू ये है कि रॉयल्टी बोर्ड ने एक फ़ैसला कर दिया। बोर्ड ने 2017 का एक फ़ैसला था बोर्ड का, मैं आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ। उससे पहले जानना ज़रूरी है ना, फैक्ट क्या है। इसका अगला हिस्सा भी है ना, ये तो मैं रॉयल्टी वाला सिर्फ आपको बता दूं सिर्फ एक दफ़ा, रॉयल्टी किसी को मना नहीं कर रहे। CEO पैक्टा ये मौजूद है यहाँ पर, सबको रॉयल्टी ऑफर कर रहे हैं, वो रॉयल्टी ले नहीं रहे। रॉयल्टी लेना उनके अपना रिफ्यूज़ करते हैं तो उनकी अपनी मसला है ये। अगर पहले रॉयल्टी कुछ और थी, एक फार्मूला के तहत थी, बाद में एक बोर्ड ने उसके डिसीजन के तहत उसको रॉयल्टी चेंज किया, फिर अगले बोर्ड ने उसको नई रॉयल्टी फार्मूला बना दिया। तो लेटेस्ट फार्मूला जो है वो 2017 वाला है। 17 पे हम वापस चले गए हैं। वो रॉयल्टी देना चाहते हैं लेकिन वो नहीं ले रहे, वो पड़ी हुई है, रॉयल्टी कहीं नहीं गई, इधर ही पड़ी हुई है। मैं ये कहता हूँ ना, जैसे आपने यूनिलैटरली एक फ़ैसला कर लिया कि नहीं आपको हमने 15 रुपये नहीं देने, 2 रुपये देने हैं, रुपया देना है। वो कहता है कि नहीं मैंने रुपया भी नहीं लेना, मेरी आप बंद करें, मेरी किताब ना छापें, तो फिर क्या करेंगे आप, क्या करते हैं? कानून में ना पैक्टा क्योंकि अथॉरिटी है, मैं देखें पैक्टा का एक प्रोसेस है, पूरा कानून के तहत वो चलता है, वो एक कानून के तहत चल रहे हैं। अगर किसी को, सर मेरी अर्ज सुने ना, अगर उस किसी को ग्रीवेंस है तो फोरम पे जाए ना, उन फोरम्स पे जाए जो लीगल फोरम्स हैं। नहीं, ये तो उनका होगा ना, मैं तो एक क्वेश्चन फ्रेम मैं उसी पे आपको अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपको जवाब उसका ये दे रहा हूँ, लीगल प्रोसेस होगा ना, जिसने भी जवाब देना है, रॉयल्टी को चैलेंज करना है तो रॉयल्टी को चैलेंज लीगल फोरम पे किया जाए ना। हमने जो पैक्टा, मैं तो उस टाइम नहीं था, जो भी बोर्ड था उस टाइम, उस बोर्ड ने फैसला किया है एक, और बोर्ड का फैसला 23 का फैसला है, उस 23 के फैसले को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो अब अगर बोर्ड आज चेंज कर देता है फैसला पैक्टा का बोर्ड, तो नया फैसला आ जाएगा। वो तो बोर्ड का इख्तियार है ना, कानून में उसको बोर्ड को इख्तियार देता है कानून। हाँ, अगर किसी को ग्रीवेंस है उस रॉयल्टी से, तो वो उस फोरम्स अवेलेबल है, अदालतें अवेलेबल है, वहाँ जाके वो एजिटेट कर सकते हैं, वो अपना फैसला चेंज करवा सकते हैं। मैं तो ये बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक हो गया, ये एक हिस्सा हो गया। अगले हिस्से पे आ जाए, जो NOC की फ़ीस है तजदीद की, इसकी पब्लिशर्स की, इस पे क्या व्यू है ये, इस पे? जी चेयरमैन साहब आपकी इजाज़त से, जी इस पे पिछली मीटिंग में ये बात हुई थी और CEO पैक्टा ने एश्योरेंस दी थी कि जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी की डायरेक्शंस रिसीव होंगी, हम फाइनेंस कमेटी के थ्रू इसको रिव्यू करेंगे और बोर्ड की फर्दर मीटिंग में रखेंगे। मिनट्स जो हैं वो 11 मार्च की मीटिंग के रिलीज़ नहीं हुए, लेकिन अभी उसके ड्राफ्ट मिनट्स शेयर किए हैं बुट्टर साहब ने, और इन ड्राफ्ट मिनट्स में भी ऐसी कोई डायरेक्शन इंक्लूडेड नहीं है कि NOC प्राइसेस की रिकमेंडेशन कमेटी दे रही है, ऑनरेबल कमेटी दे रही है टू बी रिवाइज्ड। देखिए, डिपार्टमेंट इज़ वेरी विलिंग टू कोऑपरेट, लेकिन डिपार्टमेंट को आप एक प्रॉपर प्रोसीजर का पाथवे तो प्रोवाइड करें। अगर कमेटी रिकमेंड करती है, ऑनरेबल चेयर जो है वो रिकमेंड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, मिनट्स में रिफ्लेक्ट होता है, ये मिनट्स डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, वो बाउंड हो जाएंगे इस चीज़ को रिव्यू करने के लिए, और रिव्यू करने के जो प्रोसीजर है वो फाइनेंस कमेटी में लेके जाएंगे। फाइनेंस कमेटी रिकमेंडेशन देगी बोर्ड से, NOC की जो भी प्राइसेस हैं वो जिस तरीके से बोर्ड मुनासिब समझेगा वो उस तरीके से फेवरेबली
कर दी जाएंगी। इसमें इट्स ओनली अ गैप ऑफ कम्युनिकेशन हेयर, इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से कोई और रेजिस्टेंस नहीं है। तो जी मिनट्स में नहीं आए ना, मैं वही कहता हूँ ना, कर देना। लास्ट मीटिंग में मेरा ख्याल है कि मैडम नौशीन और सीओ साहब इस हमारी जो हमने ये तजवीज़ दी थी, मेरा ख्याल है उनका पॉजिटिव रिस्पांस था, तो ये हमारी तरफ से वो जा नहीं सका उधर आर्डर। जी जी, चलो ये इस पर हम डायरेक्शन कर देते हैं कि ये फ़ीस के हवाले से ना इस पर रिव्यू करें। वो तो मेरा ख्याल है इस पर हौसला अफजा इनकी तरफ से मेहरबानी। ठीक हो गया जी, उसमें सर जो आप मिनट्स कहेंगे हम बोर्ड को रेफ़र कर देंगे, फिर बोर्ड उसका फैसला कर लेगा, जो बोर्ड ने फैसला करना हो। जी जी बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है जी जी। ये सभी लोग चाहते थे जी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सिस के हवाले से वही बात हो रही थी, तो मलक साहब बता रहे थे। सर सिस में या हार्डशिप की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं, मैं ये बात कर रहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि हार्डशिप के ट्रांसफ़र कैसे हुए, ट्रांसफ़र हो गए सारे। अभी तो हार्डशिप हुआ है ना राउंड। नहीं मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना। मैं ये कर रहा हूँ कि रैशनलाइजेशन में इन्होंने हर स्कूल में तादाद पूरी की, जिसकी वजह से बड़ा डिस्टर्ब हुए लोग, हार्डशिप रिलेटेड सारे। वो सीट्स बाद में फिर ओपन अच्छा सर, मैं आपको बताता नहीं, हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये नहीं कहता कि ये ट्रांसफ़र कैसे हुए, अच्छे हुए बुरे हुए, वो जो भी हुए वो तो मैं मानना इशू है। मैं कहता हूँ कि बाज़ स्कूल्स में मैं खुद मकसद है मेरे पास, मैं बाई नेम भी बता सकता हूँ, बाज़ स्कूल में समझो तादाद 6 थी, 7 थी, 8 थी, उसमें 6 है तो 5 का ट्रांसफ़र हो गया है, अगर 7 है तो 6 का हो गया है। ये तकरीबन पूरे पंजाब में ऐसा हुआ होगा, एक ज़िले में तो नहीं हो रहा। आपको अर्ज़ कर सिर्फ ये है कि इसको देख लें दोबारा, सीओ से रिपोर्ट मंगवा कर कि वो स्कूल जिसमें 8 टीचर हैं तो 7 ही चेंज हो गए हैं, तो वो कैसे इतना बड़ा स्कूल एक आदमी चलाएगा। वो मैं आपको दोबारा अर्ज़ करता हूँ, लास्ट टाइम आपने ही कहा था यहाँ पर ये कि जो रैशनलाइजेशन हुई थी उसमें आपने लोगों को ट्रांसफ़र नहीं किया, आपने रोक लिया वहाँ पर, यानी वो कुछ को निकाल दिया, कुछ को रोक लिया। सो इस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये आपकी डायरेक्शन थी लास्ट टाइम भी। अच्छा, अब जो पॉलिसी हमारी है हार्डशिप की पॉलिसी, हमने पॉलिसी के मुताबिक किया। मैं प्रोसेस आपको बताया था, प्रोसेस क्या था। प्रोसेस पहले डिप्टी कमिश्नर के अंडर कमेटी थी, उसने इसको फैसला किया कि ट्रांसफ़र क्या होना चाहिए, उसकी अपील कमिश्नर के पास थी, कमिश्नर की कमेटी थी, वहाँ से फैसला हुआ। वो केस एडिशनल सेक्रेटरी के पास आया। एज़ पर द पॉलिसी एडिशनल सेक्रेटरी हैड टू रिव्यू इट। एडिशनल सेक्रेटरी ने उसके मुताबिक ऑर्डर्स जारी किए सिस के थ्रू। उसके अगेंस्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी स्पेशल सेक्रेटरी अगेंस्ट बनी हुई थी। अब जितने केस हमने ऑर्डर कर दिए, बहुत से केस स्पेशल सेक्रेटरी को ग्रीवेंस में आए और लोगों ग्रीवेंस में रिजॉल्व भी हुए, एड्रेस भी हुए बहुत से केसेस, जहां हमने समझा कि पॉलिसी वायलेट हुई है या पॉलिसी के अंदर पॉलिसी को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया कि हमने उसके मुताबिक किया है, केस टू केस बेसिस के ऊपर। अब सर ये देखिए ना, इशू ये है कि फॉर एग्जांपल एक कैंसर पेशेंट है, आज भी मेरे पास एक आया था, 4th ग्रेड कैंसर पेशेंट है, एक खातून। अब वहाँ पर एक टीचर भी रह जाए और वो वही हो, तो उसको सज़ा क्यों मिलनी चाहिए? वो तो सबसे ज़्यादा हार्डशिप केस है। हमने इस पर्सपेक्टिव में केस देखे हैं हार्डशिप के। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, वो बड़ी सख्त डिसेबिलिटी है, उसको हमने इस पर्सपेक्टिव में केस देखे हैं। सो हमने ये भी कोशिश की है कम से कम इतने टीचर रहने चाहिए कि वो स्कूल चल सके। एंड लेटर ऑन अभी सिस राउंड अगला चलने वाला है, इमीडिएटली चलेगा, इसी महीने के एंड पे हम सिस ओपन करने लगे हैं, हम उनको दोबारा फिल कर देंगे उन सीटों को। लेकिन हार्डशिप पहला जो जिसकी हार्डशिप इस लेवल की है, अब वो एक विडो है और उसका कोई आगे पीछे नहीं है, तो उसका राइट बनता है अब उसको हम वहीं रखें, हम इंश्योर करें कि वहाँ रखें, तो वो ज्यादती उसका हार्डशिप का जो बेसिक फिलॉसफी है वही किल हो जाएगी इस तरीके से। नहीं, ये मलक साहब ये तो इशू ही नहीं है, हम तो अप्रिशिएट करते, बल्कि हमारी कमेटी की तरफ से डायरेक्शन थी कि जो हार्डशिप वाले लोग हैं इनको प्रॉपर जो है इनको अपनी अपनी जगहों पर नज़दीक ला जाए। ये तो आपने अच्छा किया, हम ये नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं है कि जानबूझकर किसी ने किया है,
हो गया है। मकसद है कि कुछ स्कूल ऐसे वहाँ ट्रांसफ़र 8 है। एक स्कूल है मेरे नोटिस में, मेरे साथ वाले गांव का है, उधर 60 टीचर थे, उसमें से 6 चले गए हैं। जो 7वां है वो भी चाहता है कि मैं भी चला। मैं कि स्कूल किस तरह हमने चलाना है, आप सब लोग तो इधर उधर चले। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं देख लेता हूँ। नहीं, मैं अपना स्पेसिफिक नहीं कर रहा कि एक स्कूल है। मैं कहता हूँ पंजाब में आप सीओ से रिपोर्ट ले लें कि मौजूदा ट्रांसफ़र में, क्योंकि 9000 के लगभग हुए हैं हार्डशिप पर, आप 1000 के लगभग, तो अब फिर दोबारा ग्रीवियंस में लोग आ गए। तो यहाँ एक रिपोर्ट आप ले लेना सर, आपके जो ग्रुप्स हैं ये जो ग्रुप में डाल दें कि भाई जो इस किस्म के स्कूल हैं सीओज़ वो रिपोर्ट करें कि आपके ज़िले में कितने हैं जहाँ से सभी टीचर ट्रांसफ़र हो गए हैं, कोई नहीं रहे, 1 रहा या 2 रहा, जिससे निज़ाम नहीं चल सकता। तो वहाँ इधर उधर से कोई वो तो हार्डशिप वाले नहीं, कोई और हम भेज देंगे। STIs रखे 25,000 STIs हैं, वो भेज देंगे, वो भेज रहे हैं, उनको फिल कर देंगे। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, बेफिक्र स्कूल डिस्टर्ब नहीं होगा। मेरे कहने का मकसद है कि स्कूल डिस्टर्ब ना हो, फिल हो जाए, बस कहने का मकसद ये है। नया इशू बता दिया, इसको भी मैं चेक करके आपको अच्छा आफ्टरनून पे भी आपको हम रिपोर्ट दे देते हैं, फिर इस पर चेक करके उस पर भी आपको बता देते हैं। इसी तरह मलक साहब एक और इशू था, उसकी डायरेक्शन चल रही है 2-3 मीटिंग से। वो एक पहले डायरेक्शन पर सेक्रेटरी साहब ने और इकबाल साहब तो रेगुलर आते रहे, इनके भी नोटिस में कि हमने एक इधर से डायरेक्शन दी थी कि हम लोग समझते थे कमेटी के लोग के हर ज़िले में कुछ लोग ऐसे हैं जो हावी हो जाते हैं, COs DOs उनको चलने नहीं देते, 15-15 साल से बैठे हुए हैं। तो इन्होंने कमेटी ने हमारे डिपार्टमेंट ने उस पर अमल दरामद किया। हमारे डिपार्टमेंट ने अमल दरामद किया कि जहाँ 3 साल से ज़्यादा कोई लोग बैठे हुए हैं उनको आप इधर उधर ट्रांसफ़र करें और वहाँ दूसरे लोगों को लाएं। उस पर अमल दरामद हो गया ये पूरे पंजाब में, और बड़ा उसका एक अच्छा इम्पेक्ट पड़ा। तमाम दूसरे महकमा जात ने स्कूल एजुकेशन की बाकायदा तारीफ़ की कि स्कूल एजुकेशन ने जो ये इनिशिएटिव लिया है ये बहुत अच्छा लिया, हम भी इस पर अमल। और मैं मैडम CM से मेरी 1-to-1 मुलाकात, और उसमें मैंने अप्रिशिएट किया कि हमारे महकमे ने ये किया, ये पूरे पंजाब में होना चाहिए, क्योंकि बाज़ माफिया बन चुके हैं। वो जाकर वो जो CO DO बाहर से जाते हैं उनको टिकने ही नहीं देते, वो इस टाइप के बन चुके हैं। तो वो बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव हो गया था, हमारे डिपार्टमेंट को फॉलो किया। हमारे मिनिस्टर ने बल्कि इसका क्रेडिट लिया, उन्होंने अपने वीडियो बयान में कि भाई इस तरह हमने किया है। लेकिन ये दोबारा वही प्रैक्टिस हर ज़िले में शुरू हो गई है, इधर उधर वही वापस आ गए हैं, वही वापस नहीं सर। मैंने बल्कि जनाब के व्हाट्सएप पर कम से कम 140 भेजे थे ट्रांसफ़र जी। हाँ जी, वो सर एक मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ इतना कर दें, या तो एक हमें कोई आप जिस तरह महकमा चला कर ले, तो हमने कोई डायरेक्शन ऐसी नहीं दी। नहीं, या तो आप नहीं सर हुआ है सर, मैंने 120 के लगभग, तो मैंने आपको ये ऐसा आप करें ना जी, या तो आप डिसीजन ले लें कि ये भाई डिसीजन हम वापस लेते हैं, भाई पहले की तरह लोग 20-20 साल लगे रहे, या डिसीजन कर लें कि भाई जो डिसीजन था उस पर तमाम COs अमल दरामद करें। एक आप इधर से मैसेज करेंगे वो सारा मसला सही हो जाएगा जी। लेकिन वो नहीं, आपने कहा था कि कोई आर्डर है, मैंने 140 आर्डर भेजे हैं। अच्छा, मैंने ये अमजद साहब भी इस पर कोई गुजर गया। ये तो उनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो आर्डर चले गए, इम्प्लीमेंट हो गए, वो कहीं चले गए, महीने 2 महीने बाद वापस आ गए। अमलन क्या हुआ है, आर्डर हो गए, वही क्लर्क हैं, वही वो काम कर रहे हैं वहीं बैठे। उनके पास कंप्यूटर के जो इनका पासवर्ड भी उनके पास ही है, जिसको ऑर्डर किया है उसको पासवर्ड भी नहीं दिया, जिनको कागज़ों में ऑर्डर किया वो चेक करवा लें। वो ये सारे काम वहाँ सारी ये मिली भगत चल रही है, तो वही लोग काम कर रहे हैं। वो सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए वो काम कर दिया है, जो जो ज़रूरी है वो नहीं हुआ, ठीक है ना। मामला अमलन यही है। नहीं सर, ये आप मैसेज एक कन्वे कर देना कि जो ट्रांसफ़र उस वक्त हुए थे वही सिचुएशन होनी चाहिए। जो ट्रांसफ़र अगर किसी ने किए भी हैं तो वो फौरी वापस होने चाहिए सर। आप अगर आप ऐसा नहीं है वही पहले वाली सूरत हाल बरकरार रखनी, तो हमें नहीं है, चलो पोजीशन क्लियर तो होना जो भी है। लेट मी सी, मैं खुद देखने दे मुझे इसको कि किस लेवल के ट्रांसफ़र हुए हैं, किस लेवल के होने चाहिए थे। मैं एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी बात नहीं कर रहा, पॉलिसी को रिटर्न है हमारी इस पे? नहीं, रिटर्न पॉलिसी है कि 3 साल वाले हम करेंगे, या इनफॉर्मल एक पॉलिसी थी।
इनफॉर्मल डिसीजन लिया हुआ है इन्होंने। सो लेट मी सी इट, मेरे से ऑब्वियसली पहले का लिया हुआ है, लेट मी सी इट कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किसका क्या इशू है, केस टू केस बेसिस पे। आपकी बात दुरुस्त है कि सर फ्रैंकली बताऊं तो अगर देखा जाए जैसे आप अमजद साहब बता रहे हैं ऐसे ही है, सारे हैं, तो अब उसको डिस्टिंग्विश करना कि कौन ठीक है कौन नहीं ठीक, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो एक जगह दूसरी जगह आ जाएंगे। नहीं चेयर साहब ऐसे नहीं था, इसकी बड़ी पॉलिसी थी कि दफ्तर वाले ने दफ्तर नहीं जाना था, दफ्तर वाले ने स्कूल जाना था, स्कूलों वाले ने दफ्तर आना था, दफ्तर थ्रू दफ्तर ट्रांसफर ही नहीं हो सकती थी, जो इन्होंने डायरेक्शन जारी की थी। लेकिन हुआ एक्शन यही थी, अमजद साहब जैसे कह रहे हैं ना भाई, इनको गाँव में पे जो गाँव वाले भाई नए लोग आए जो अच्छे तरीके से काम चला, और मैंने ये सब कुछ इसलिए किया, सेक्रेटरी साहब के मैं नोटिस में देता हूँ कि उधर हमारे एक बहुत ताकतवर बना हुआ था, 100 टीचर्स की हुई प्रमोशन, उनका 3 महीने जो है ना उनका नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। मैं वो एक दिन मेरे पास इकट्ठे होकर आए टीचर्स के, जी हमारा इतने अरसे से हुआ है तो ये हो नहीं रहा। रीज़न क्या थी? रीज़न वो एक उधर बना हुआ था बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारा क्लर्क टाइप, उसने उनसे अमाउंट एक अच्छी खासी अमाउंट के ये देंगे तो आपका नोटिफिकेशन। फिर मैंने उनको डांटा, मैंने इधर महकमे को बताया, इधर से भी डायरेक्शन के खबरदार आइंदा ऐसी हरकत की, फिर जाकर नोटिफिकेशन। इन बातों के बाद मैंने ये कहा कि ये लोग जो इतने पावरफुल बने बैठे, किसी को चलने नहीं दे रहे, ये इधर उधर जाएंगे, और हम पर इतना प्रेशर पड़ा, आप इमेजिन नहीं कर, आप लोगों पर भी पड़ा होगा, हम लोगों पर भी पड़ा, सियासी लोगों पर ज़्यादा पड़ता, लेकिन हमने स्टैंड लिया कि ऐसे किसी आदमी को हम इधर नहीं रहने देंगे। तो वही लोग दोबारा आकर फिर बैठ गए हैं, तबादले कर ट्रांसफ़र करवा कर। वो फिर इसमें महकमे की भी मेरा ख्याल है कि सुबकी होती कि लोग कहते पता नहीं महकमे वाले ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, हमारे खिलाफ सियासी लोगों को भी नापसंद करते हैं कि ये सियासी लोग दोबारा ले आए। हालांकि मैं पूरे ज़िले का, ये कसेलिया साहब गए, हमारे पूरे ज़िले की कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है, हमारे पूरे MNA MPs ने कहा कि हम इस पर नहीं किसी को वापस लेकर आएंगे, भाई ये वाकई आप लोगों ने अच्छा किया। तो फिर इनको भी स्टैंड लेना चाहिए, हमारे एजुकेशन अफसरान को, कि भाई ऐसे लोगों को इधर उधर करें, उससे महकमे का फ़ायदा होगा। मेरा ख्याल है कि ये गुडविल बनी थी इस डिसीजन से हमारी। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि अफसरान रूल्स, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, ये हमारे कानून से रिलेटेड लोग बताएंगे, तो ये पंजाब के रूल्स में भी है कि एक पीरियड तक कोई रह सकता है एक जगह, ये नहीं है कि 50 साल 30 साल 40 साल एक जगह पर ही कोई रह सकता है, कुछ अरसे बाद रद्दोबदल होते, चेंजेस होती हैं, इसीलिए ये 3 साल का पीरियड मेरा ख्याल है कि जो हमने हमारे नॉलेज में, लेकिन ये 15-15 साल से लोग बैठे। आपकी इजाज़त से सर, अगर आप चाहते हैं तो ये मिनट्स में अगर रिकमेंडेशंस अगर इनकॉर्पोरेट मैंने डायरेक्शन दी हुई है, बल्कि सेक्रेटरी साहब को स्पेशली काफ़ी पुरानी मीटिंग थी सर, भी की है, ये 3-4 चल रही है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसका वाइंड अप करें। सेक्रेटरी साहब अगर इसको पसंद करते हैं तो ठीक है, अगर ये चीज़ें कहते हैं कि दोबारा लोग इधर उधर आए जाएँ, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। फिर हम मुझे एवेल्यूएट करने दें ये, क्योंकि मेरे से पहले क्या, मुझे एवेल्यूएट करने दें, मैं आई विल गेट बैक टू यू पर्सनली, मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर कि क्या हुआ है और क्या होना चाहिए। बल्कि आपने कहा था कि कोई स्पेसिफिक, मैं स्पेसिफिक में जाना नहीं चाहता, इस तरह आदमी पर्सनल हो जाता, क्योंकि मैं तो चाहता था पूरे पंजाब के लिए, मैं सारा देख फिर मैं स्पेसिफिक भी आपको 120-30 लेट मी हैव इट फिगर्ड आउट, लेट मी हैव इट फिगर्ड आउट। जनाब चेयरमैन, ये एक नवानी साहब करने, फिर सर मैं इसको टेकअप कर लेते हैं। नवानी साहब, आपकी इजाज़त सर। नवानी साहब जी सर, आपको इजाज़त है। मीटिंग में डिस्कस हुआ आफ्टरनून स्कूल की बात की मैंने, वो लोग हमारे पास कई बार आए हैं, भाई हमारे जो तनख्वाहें थी वो नहीं मिल रही। दूसरी लैब अटेंडेंट्स की, जब से मैं MPA बना हूँ वो मेरे साथ आते हैं, वो कहीं ना कहीं फ़ाइल, मैं पिछले दिनों स्पेशल सेक्रेटरी साहब ने बड़ी मेहरबानी की, उस फाइल को कंप्लीट करवाया, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह बना के ये क्लर्क माफिया जो है उसको रोक लेता है सेक्रेटरी ऑफिस में ही। वो मेरी गुजारिश है कि उसको इधर एजेंडे में रखा जाए और उनको जो प्रमोशन है वो दीजिए, उनका ग्रेड स्केल अपग्रेड होना है। तीसरा, ये जो आप टीचर्स की प्रमोशन की बात कर रहे हैं, ये हर डिस्ट्रिक्ट का मसला है, हर जगह पे 15-15 20-20 टीचर हमारे डेरों पे आए होते हैं कि हमें साथ CEO के पास ले जाएं, और ऐसे ही जैसे आप कह रहे हैं कि क्लर्क एक आता है, वो कहते हैं नहीं जी ये कागज़ पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं है, मीटिंग होती है उसका नतीजा नहीं निकलता। इसके इन तीनों बातों पे काइंडली कोई डायरेक्शन दे दें। जनाब चेयरमैन, मैंने यही बात, ये चूँकि हमारे एजेंडे की ये 465 था हमारे 0R, लास्ट सेक्रेटरी साहब ने इस पर यही था
कि जो प्रमोशंस के इश्यूज़ हैं, सेक्रेटरी साहब ने बड़ी इनकी मेहरबानी कि इन्होंने इसको पॉजिटिवली लिया और उसका बाकायदा एक फ्रेमवर्क भी जारी कर दिया कि ऐसे ऐसे DPCs होंगी, लेकिन अभी तक कुछ चीज़ें उसमें पेंडिंग चली आ रही हैं। मसलन डिपार्टमेंट तो उस पर काम भी कर रहा है, स्पेशल सेक्रेटरी साहब से भी 2-3 मरतबा बात हुई है, इसको ज़रा एक्सपेडाइट करें। मसलन BS है, उसमें अभी तक महकमा उलझा हुआ है कि MSc के कितने नंबर होंगे, BS वाले को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, BA BSc वाला वो इशू है। फिर कुछ ऐसे टीचर जो नॉन टीचिंग सब्जेक्ट थे वो भर्ती हुए, उनका भी इशू है। कॉमर्स वाले आ गए और ये दूसरा वेटनरी साइंसेज वाले आ गए और इसी तरह वो सारी चीज़ें आ गई। तो अब वो उसको ज़रा जल्दी से कर दें। रोज़ लोग जो है ना MPS के पीछे फिर रहे हैं कि जी मैं रह गया हूँ, मेरा नहीं आया। इस लकोना को दूर करके ज़रा जल्दी, सेक्रेटरी साहब ने बल्कि कहा था कि हमने डिसाइड कर दिया, वो मैंने तो इनके कहने पे इनका शुक्रिया भी अदा किया, लोगों को भी मैसेज पास कर दिया कि जी आपका काम हो गया, जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। तो इसको काइंडली ये जो प्रमोशंस के इश्यूज़ हैं, हाँ, तो इसको ज़रा जल्दी से मुकम्मल कर दें ताकि लोगों का एक मसला हल हो। तो जी बिल्कुल, आपके कहने पे शेड्यूल भी जारी किया। PSP 1 जो 19 से 20 की मीटिंग हुई है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने चेयर की है, उसमें 69 मेल और 67 जो है फ़ीमेल प्रमोट हो चुके हैं। मिनट्स हमें रिसीव हो गए, अंडर प्रोसेस हैं। डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत ज़्यादा हमने शेड्यूल जारी करने के बाद सेक्रेटरी साहब ने बहुत ज़्यादा प्रमोशंस हो रही हैं। वो इसी वजह से ये मसला प्रॉप अप हुआ है कि BS जो ऑनर है और सिंपल BS से BA है, उनके दरमियान जो है प्रमोशन का इशू फिर वो क्रिएट हो रहा है। इसका सलूशन ये है कि जो कोई DC है वो हमने डायरेक्शन दे दी है कि BS ऑनर जो है वो BSc के बराबर जो उसकी प्रमोशन उसकी भी होगी, बल्कि उसका तो ज़्यादा राइट बनता है BS ऑनर वाले का। इस तरह MSc जैसे आपने भी 2-3 बार मुझे कहा है, मैंने रिशी सेक्रेटरी को डायरेक्शन दे दी है। फ़ायज़ा, कब हमने शेड्यूल की है, QEDC शेड्यूल कर ली ले कब ले जी? उसमें कॉमर्स वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं, वो सब हम उनको टेकअप हमने किया हुआ है। QEDC करके उनकी इक्वलेंस जो है कमेटी है बाकायदा नोटिफाइड गवर्नमेंट इसकी एक्स्ट्रा कोड की तरफ से, उसके मुताबिक हम इसको कर देंगे इंशाल्लाह। ये वंस फॉर ऑल ये मसला हल हो जाएगा। वंस फॉर परेशान फिर रहे हैं और ये आपको अश्योर करते हैं कि तमाम इजला में बहुत ज़्यादा इतनी प्रमोशंस कभी नहीं हुई, आपको भी महसूस हुआ होगा। कोई शक नहीं है इसमें, ठीक है जी, नहीं हो रही है। लेकिन आपको भी ये बात पता चल रही है कि हर ज़िले में चूँकि हम उसका रिव्यू कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ये सेक्रेटरी साहब ने जो शेड्यूल जारी किया गया रिव्यू मीटिंग्स में उनसे पूछा जा रहा है, प्रमोशन बहुत ज़्यादा हो रही है। ये आपने स्ट्रीमलाइन कर दिया। मैंने तो जो सोशल मीडिया पे सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा किया। अब उसमें ये छोटे छोटे जो मैटर हैं ना दरमियान में फंसे हुए, वो लोग रोज़, अगर मैं आपके ऑफिस आता हूँ तो 20 वहाँ खड़े होते हैं, वो पकड़ के खड़े हो जाते हैं, जी मेरा ये रह गया, मेरा ये रह गया। तो इसको आप जैसे आप कर रहे हैं QEDC की मीटिंग, ज़रा इसको एक्सपेडाइट कर दें ताकि लोगों का ये मामला हमेशा के लिए हल हो जाए। हमेशा के लिए हल कर नहीं, सेक्रेटरी साहब से मैं कहूँगा कि ये सेक्रेटरी साहब की मसरूफियात हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा होती हैं, वीडियो लिंक्स, इधर उधर मीटिंग्स। या इकबाल साहब की ना कोऑर्डिनेशन सभी पार्लियामेंटेरियन से अच्छी है। तो ये जितने हमारे कमेटी के मेम्बरान प्लस हमारे हाउस के जितने मेम्बरान हैं ना, जो उनके पॉजिटिव, ये नहीं हम कहते कि सिस्का हम जानते हैं कि भाई ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, ये नहीं कह सकते कि ये हर सूरत काम होना चाहिए। जो इस किस्म के मसाइल जिस तरह हमारे भाई बता रहे हैं कि हर ज़िले में ये इकबाल साहब मोस्टली ऑफिस में होते हैं, तो ये वैसे भी ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से अगर डायरेक्शन होगी कि भाई इसको ज़रा अच्छे तरीके से जो जाए, इकबाल साहब उनकी बात सुन लिया करें, जो होने वाला हो जाए, जो नहीं होने वाला तो क्लियर हो जाता है वो सारा। ये इकबाल साहब की ना ड्यूटी पहले से ज़रा ज़्यादा करते हैं। सर मेरी अपनी ड्यूटी भी लगी हुई है, मेरे पास भी जो आते हैं मैं सबसे मिलता हूँ, सबसे सुनता हूँ। और प्रमोशंस के ऊपर मैं आपको गारंटी से ये बात कर रहा हूँ, हिस्टोरिकली इस लेवल की और इतनी एक्सटेंसिव प्रमोशंस कभी नहीं हुई होंगी जितनी अब हम इसको रिव्यू कर रहे हैं एक्सटेंसिवली। अब किसी को अप्रिशिएट नहीं करते, आपको अप्रिशिएट नहीं मेहरबानी है इनकी, अप्रिशिएट कर। बहुत बड़ी बात है आपको अप्रिशिएट किया, ये बहुत बड़ा एक समझो बहुत बड़ी बात। लेकिन सर मैंने कहा आपने साल में 4 दफ़ा प्रमोशंस करनी है सर, हो रही है सिर्फ 4 दफ़ा प्रमोशंस।
नहीं अंदर साहब बड़ा पॉजिटिवली बात करते हैं और इनके जो क्रिटिसिज्म भी होता है ना वो बड़ा उस हमें पॉजिटिवली लेते हैं, उसमें बड़ी हमारी भी बेहतरी होती है, हम भी चीज़ें समझते हैं, हमें इश्यूज का पता कर रहे हैं सर। आपको समझो जी जी बिल्कुल एग्री, ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, इसमें ऐसे है कि 9th क्लास का ना लास्ट ईयर सिलेबस काफ़ी कट करवा दिया गया था और ये कहा गया था कि ये किताबें ठीक नहीं हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी हैं या वट एवर जो भी रीजंस दिया गया, सिलेबस को शॉर्ट कर दिया गया और उसके बाद कहा गया कि नई बुक्स आएंगी। पहले तो बच्चे बहुत वो वेट करते रहे 1-2 महीने, तो बिल्कुल किताबें ही नहीं आई। अब कोई चेंज नहीं आया, एज इट वही किताबें दोबारा आ गई। एक कंप्यूटर की बुक चेंज हुई है जो मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं है, और किताबें फिर मतलब इस चीज़ का क्या फ़ायदा, फर्स्ट ईयर का भी सेम हाल हो रहा है। अब अगर किताबें ठीक नहीं थी तो वो ठीक करवा दी जाती हैं, अगर ठीक थी तो फिर कटवाई क्यों गई, और अभी तक वो जो कंप्यूटर की बुक अगर कोई एक चेंज हुई है तो वो लाई नहीं गई, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो क्या ये इसका कोई तरतीब नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है इसका कि कोई प्रॉपर चैनल ये बुक्स आएँ और टाइम के ऊपर आएँ जैसे क्लासेस शुरू हों। अगर आप लोग शॉर्ट सिलेबस करवा रहे हैं तो फिर वही शॉर्ट चलने दें, अगर आपको लग रहा था वो एक्स्ट्रा है, अगर एक्स्ट्रा नहीं था, वो ज़्यादा था या कुछ भी था तो फिर उसी को मिनिमाइज़ करके बुक्स प्रिंट कर देते। तो इसका कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या रीज़न है। एक तो ये बात थी, एक इशू और था कि हमारे पास एक स्कूल है, उसकी प्रिंसिपल ऑलरेडी मौजूद थी, एक और लेडी वहाँ पे प्रमोट होके एज ए प्रिंसिपल आ गई हैं। अब वो चार्ज दे नहीं रही हैं, वो अपना चार्ज छोड़ नहीं रही हैं, वो डेली जाके बैठ जाती हूँ, रोज़ की लड़ाई है ये। जी मैं अभी आपको बता देती हूँ। जी और किताबों का प्लीज़ काइंडली मुझे ज़रूर बताइए। इसमें जनाब चेयरमैन आपकी इजाज़त से ये तमाम मेंबर्स का जनाब सेक्रेटरी साहब, मलिक साहब, ये आपकी मैंने आपसे पहले भी सारे मेंबर ये बात, ये क्लास 4 का जो ट्रांसफ़र है ये भी हर बंदा ही आपके पीछे फिर रहा है, तो आपने बिला वजह अपने गले मुसीबत डाली हुई है। ये उसमें क्लास 4 की ट्रांसफ़र तो होनी है, यहाँ आपके पास से आके हो जाती है, तो ये जब रिकमेंडेशन ही पार्लियामेंटेरियन की हो रही है तो अगर ये ज़िला में आप डेलीगेट कर देंगे आपका भी बोझ कम हो जाएगा, हमारा भी सफ़र कम हो जाएगा। तो इसको ज़रा मलक साहब इसके कई ज़िला में ऑफिसर कर रहे हैं। अमजद साहब की बात को मैं सेकंड भी करता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है वर्ल्ड वार के बाद अगर कोई इशू बना हुआ है तो क्लास 4 का है। ये क्लास 4 पता क्या इशू है, एक तो बहुत पंजाब में बहुत ही कमी है, सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हमारे ज़िले में पड़ी हुई हैं। कोई जो हेड प्रिंसिपल है या हेड मास्टर है वो वहाँ से चेंज कोई हो जाए ना क्लास 4 को, वो लड़ाइयाँ पड़ जाती क्योंकि किसी के पास स्कूल में प्रॉपर क्लास 4 के मुलाजम है ही नहीं, कमी है बहुत ज़्यादा। और उसका नुकसान पता क्या हो रहा है, जो हमने सोलर लगवाए थे आप रेशो निकलवा लें, वो सोलर चोरी हो चुके हैं क्योंकि वहाँ दर्जा 4 के मुलाजमीन नहीं है, ना गार्ड है ना मुलाजम है। कहीं वो हमारी लैब जो है वहाँ से कंप्यूटर चोरी हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा हमारे पंजाब में हमारे स्कूल्स में चोरियों का जो रुझान बढ़ा हुआ है। रीज़न ये है कि वहाँ कोई है नहीं निगरानी करने वाला। ये अगर आप मज़ीद भर्तियाँ कर सकते हैं, ये पूरा हर स्कूल के लिए जो चाहिए क्लास 4 के, वो टीचर्स ने खुद तो सफाइयाँ करनी नहीं, उससे मुतासर हो रहा है। वहाँ हमारी ग्रीनरी है वो मुतासर होती है, बिल्डिंग मुतासर होती है, प्रॉपर कोई देखभाल करने वाले बहुत कम हैं। तो ये इस पर भी आप नोटिस लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये बड़ा इशू बना हुआ है हर जगह पर। जी सर ये बड़ी आपकी एज अ इशू इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू, आई अंडरस्टैंड। हमारे पास क्योंकि अगर अभी 38,000 स्कूल रह गए हैं इस टाइम, उनके अंदर हार्डली जो क्लास 4 जो सफाई करने वाले लोग हैं वो 4 से 5 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। मीनिंग देयर बाय कि बाकी स्कूलों की सफाई का बड़ा इशू है। फिर लोगों ने अपनी एसएम्स के ज़रिए अपनी मैनेजमेंट की हुई है। अभी चीफ मिनिस्टर साहिबान ने इस पर डिसीजन लिया है और आई थिंक दैट शुड बी अप्रिशिएटेड अ लॉट। वो इंशाल्लाह वो हम सुथरा पंजाब के हवाले करने लगे हैं स्कूलों का जो सिस्टम है उसको भी। सो वो एक गेम चेंजर होगा इन अ वे कि वो बाकायदा एक सेटिंग के तहत, एक सिस्टम के तहत स्कूल्स को वो साफ़ करेंगे। तो ये वो रिजॉल्व हो जाएगा इशू ऑफ जो हमारा सफाई का इशू था, वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा उससे। अच्छा दूसरा जो जो सिक्योरिटी वाला इशू है वो इम्पॉर्टेंट है। सिक्योरिटी के अंदर आपको लास्ट में हम बताया था कैबिनेट से मैंने आकर ही अप्रूवल ली, उसकी भर्तियां हम करने लगे हैं स्टार्ट क्लास 4 की। उसका क्या पोजीशन है सिक्योरिटी गार्ड्स की?
वो फाइनेंस को गया हुआ है, सिलेक्शन बोर्ड जो बोर्ड होता है उसको उन्होंने उसका लम्प सम पे सैलरी फिक्स करनी है, वो हम उसकी अप्रूवल ले चुके हैं। तकरीबन 4,500 लोग हमने उसमें टोटल होने चाहिए, 1200 को 1300 हम भर्ती कर रहे हैं उसके अंदर, जहाँ पर ए और ए बी कैटेगरी के थे। सो ज़्यादा होने चाहिए सर, ऑब्वियसली होने तो बहुत चाहिए। अब फाइनेंशियल इश्यूज़ तो हैं, हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको मैनेज करना होता है, लेकिन हम एफर्ट अपनी पूरी कर रहे हैं। आपकी बात दुरुस्त है, इतने क्लास फोर्स, अब सर एक स्कूल जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ से उठा के उस स्कूल में भेज दें जहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ तादाद ज़्यादा है। अब किसी वो उस शख्स को वो करीब पड़ता होगा वो स्कूल, इस वजह से एक इनफॉर्मल पॉलिसी ये बनाई हुई थी कि क्लास 4 की ट्रांसफ़र्स इस तरीके से ना हो ताकि स्कूल्स डैमेज ना हो। क्योंकि अगर हमने ये टोटल नीचे तमाम फॉर्मेशन को दे दिया तो सारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर मिलेंगे नहीं आपको, और जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर सारे इकट्ठे हो जाएंगे। दैट वाज द ओनली रीज़न। सो इसको बल में दोबारा भी इसको देख लेते हैं इस पर्सपेक्टिव से। ऑलरेडी बहुत कम है हमारे पास क्लास 4। सबसे ज़्यादा हम सेंसिटाइज होते हैं कि ये जो व्यू आपका है ना, आपको दिया गया है, ये दुरुस्त नहीं है। हमारी प्रायोरिटी वो होती है कि जहाँ स्कूल है वहाँ पहुँचे। तो ये मुमकिन नहीं होता किसी भी पार्लियामेंटेरियन के लिए, पॉलिटिशियन के लिए, कि वो जहाँ जगह नहीं है वहाँ बंदा भेज दे। बहरहाल कोई 1000 में एक शायद कोई ऐसा हो, लेकिन अक्सरियत तो हम तो इसलिए फिरते हैं कि यहाँ ये नहीं है, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। तो ये मुमकिन नहीं है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ से हम कहीं और ले जाएं। हम जैसा अल्लाह करे आप जैसे सारे हो जाएं। चलो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ा ये डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है। तो मलक साहब, ये मेरा ख्याल है कि हम सेक्रेटरी साहब, ये आखिर में मैं सेक्रेटरी साहब, मैं आखिर में आपसे ये इस बारे में मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। हमारा इसके बाद हाउस का इजलास भी शुरू हो रहा है, इसलिए हम वाइंड अप भी कर रहे हैं। इसके बाद ये सबसे ज़्यादा ये एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है, हम एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी हैं, समझो हमारे पास एयूज़ हैं, डिप्टी डीओज़ हैं, डीओज़ हैं, सीओज़ हैं, हमारे पास इतना एक मैकेनिज़्म चेक करने का है स्कूल्स को। हमारे पास इतनी वाफर मिकदार में हमारे पास अफसरान हैं हमारे हेड क्वार्टर पर, जो सभी लोग चेक कर रहे हैं सारा। इसके बावजूद हमारे लिए कितनी परेशानियां हैं, हमारे लिए मसाइल हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये मैं पैफ के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा, ये पैफ के पास कुछ भी नहीं है। मुझे ज़िले में बताएं उनके पास कौन सा मैकेनिज़्म है जो जाकर स्कूल्स को चेक करता है पैफ से। पैफ अब हमारा मुतबादल डिपार्टमेंट बन चुका है। मकसद जितने स्कूल एजुकेशन स्कूल है हमारे, इतने ही हम पैफ को दे चुके हैं। तो उनके पास मैकेनिज़्म मुझे नहीं कोई नज़र आ रहा डिस्ट्रिक्ट सतह पर कि कोई वो चेक करने वाला हो, उन अदारों को देखने वाला हो। या हेड क्वार्टर से तो कभी कभार कोई जाता होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इनके साथ आप तावन करके, शायद साहब आज इजाज़त लेकर वैसे वो गए हैं, चोलिस्तान जाना था। तो मैं कहता हूँ कि पैफ जब हम इतने स्कूल्स दे रहे हैं इस वजह से कि हमारी तरफ से वो चल नहीं रहे, हम नाकाम हो रहे हैं उनको चलाने में। हम पैफ के वाले कर रहे हैं कि ये मेहनत करें, उनको भाई अच्छा करें, चलाएं। अगर वो मेहनत किस तरह करेंगे, वहाँ कोई चेक करने वाला, कोई देखने वाला, कोई उधर कोई वाली वारस ही नहीं है। तो ये सर आपके नोटिस में होगा कि शायद कोई मज़ीद लाया अमल बना रहे हों कि उसको किस तरह हमने कामयाब करना है। हमने इतने स्कूल दिए जा रहे हैं। गुजारिश करूँगा नेक्स्ट टाइम आपको मैं एक प्रेजेंटेशन देते हैं इसके ऊपर, कि जो हमने चीफ मिनिस्टर साहबा को दी है ना प्रेजेंटेशन, जो सीएम साहबा को मैंने 2 घंटे उन्होंने हमारी प्रेजेंटेशन ली है, फिर उसमें क्वेश्चन आंसर हुए। सो आई थिंक वी शुड गिव दैट प्रेजेंटेशन टू यू आल्सो, कि हम क्या कुछ करने जा रहे हैं, हमारा लायामल है क्या। आपकी सारी बातें दुरुस्त है, एग्रीड। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पैफ का निज़ाम क्या होगा, पैफ ने अब इसमें स्ट्रेंथन कैसे करना है उसको, एससीडी का क्या रोल है, एससीडी आगे कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की। मेरे ख्याल आपको ना कमेटी, ऑनरेबल कमेटी को ये सारी बातें पता होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, मैं पता क्या जी, मैं ये अच्छा नहीं लगता इस तरह हम मीटिंग्स में ऐसी बातें करें। मेरा पैफ वाले कोई वो समझे कि पता नहीं ये हमारा चेयरमैन पैफ के कोई एंटी है। देखो जो हमारा अदारा है, हम उसकी बेहतरी के लिए बात करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये लास्ट एक ना उनके पूरे पंजाब के पैफ के जो रिलेटेड लोग थे, उन्होंने एक फंक्शन किया, मुझे एज ए गेस्ट बुलाया, और वो इतने सहमे हुए और डरे हुए थे कि जो आए कहे जी बहुत
बहुत ही अच्छा जी, हमारे अदारे को तो पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। बाद में मुझे उनके डेलीगेशन मिले जी हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है हमें ये, और मैं क्या आपने उधर क्यों बताया, कहते जी इतना डराया हुआ था कि उधर कोई बात नहीं करनी की, तो हम ये कहते, मैं कहता हूँ कि ये खौफ इस हवाले से होना चाहिए कि भाई आपके टीचर पढ़ा नहीं रहे, आप प्रॉपर उधर सफाई नहीं है, प्रॉपर अदारे नहीं चल रहे, ये खौफ नहीं होना चाहिए कि बात नहीं करनी। भाई क्यों नहीं करनी, हम हमारे अदारे हैं, हमने उनको बेहतर करना है। और आप समझो आपको कट लग रहा है, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को कट लग कर पैफ को दिया जा रहा है, तो इस वजह से दिया जा रहा है कि भाई इधर हमारे प्रॉपर हमारे पास इतना ज़्यादा समझो मैनेजमेंट है जो उनको लुक आफ्टर कर रही है, तो हमसे वो नाकाम हो रहे हैं जो इनको दे रहे हैं, तो ये कामयाब कैसे करा लेंगे जब इनके पास कोई चीज़ ही नहीं है चेक करने वाली, ना पूछने वाली, ना इनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है। जिस तरह कहा है ये कह रहे हैं ना जी, शायद भाई से सभी से मिलकर इसके पर ना कोई अच्छा, मैं कहता हूँ कि ये बेहतर हो, ये नहीं है कि हम तनकीद कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अदारे बेहतर हों जी। आप एक नया सिस्टम ला रहे हैं, आप नया सिस्टम ला रहे हैं जी। ये मलक एक मिनट फैसल भाई, ये मलक साहब से सिर्फ ये है कि जो ये नया सिस्टम ला रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर को हम साथ शामिल कर रहे हैं। ये हमारे पास वाफर स्कूल है और इतनी बड़ी तादाद में है, इतने खूबसूरत स्कूल है, इतनी ज़्यादा लैंड है हमारे स्कूल्स के पास, यही हम अपने नई बिल्डिंग की तो ज़रूरत ही नहीं थी। उन्हीं स्कूल्स को अगर हम ये नवाज शरीफ स्कूल ऑफ सिस्टम जो हम ला रहे हैं, अगर उन्हीं स्कूल अपने में किसी प्राइवेट सेक्टर को लाए बगैर ये आप लोग नहीं कामयाब कर सकते थे। जिस तरह का हम म्यार बना रहे हैं यही म्यार हम खुद बनाएं तो कामयाबी क्यों नहीं होगी जी, हम क्यों नहीं कामयाब कर सकते। सर वो बातें आपकी दुरुस्त है, मैं इसलिए कह रहा हूँ पहले प्रेजेंटेशन अगर आप लेंगे ना उसको आप आइडिया समझ लें कि गवर्नमेंट की इस टाइम पॉलिसी क्या है, मुझे गैप लग रहा है उसके अंदर। आप गवर्नमेंट की यही पॉलिसी है कि हमारे पर बच्चा 4500 खर्च होता है, वो 1500 दे रहे, ये कौन सा है? इसका मकसद है कि हम सारे बच्चे इधर, ये लास्ट प्रेजेंटेशन यही दी थी। नेक्स्ट रख लेते हैं, आप उसको पहले समझे सीएम का विजन क्या है, चीफ मिनिस्टर क्या चाह रही है। चलो जी नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला इस सर मुझे भी बता दें जो मैं बुक्स के हवाले से वो बताइए सीईओ पेक्टा। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आपका पहला था कि एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया। मैम उसकी वजह ये थी कि क्योंकि फ्लड्स आ रहे थे, स्मॉग का इशू था, स्कूल्स बंद थे, इट वाज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी कि हम उनको सिलेबस को कम किया गया था। और उसी की बुक्स इसलिए नहीं मैम पब्लिश की क्योंकि पेक्टा इंटेंट्स के वो तमाम सिलेबस चेंज करेगा, ग्रेड 1 to 10 सिलेबस चेंज करेगा। सो अगर ये सिलेबस हम अभी भी चेंज करेंगे और पुरानी जो सिलेबस था वो क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, चैप्टर्स को रिड्यूस किया गया था बिकॉज स्कूल्स वर क्लोज्ड, तो अगर हम 2 दफ़ा बुक्स छापते तो हुकूमत को बहुत ज़्यादा खर्चा इसका अदा करना पड़ना था बिकॉज हम बुक्स प्रोवाइड करते हैं स्कूल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसका एक फार्मूला है कि 100% प्राइमरी को करते हैं, फिर 80% एंड 50%। अगर हम ये सारी किताबें 100% प्रोवाइड करते हैं, अगर इन एन इवेंट बुक्स चेंज होती हैं तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाना था। सो सिलेबस वैसे ही चेंज हो रहा है जो आप बात कर रही हैं कि SLOs करिकुलम सारा कुछ रिड्यूस होने लगा है। सो वो मैम इंशाल्लाह हो जाएगा इन टाइम टू कम। जी मैम वो नेक्स्ट ईयर पे जाएगा। जी मैम इस ईयर यही रहेगा। जी मैम जी नोटेड सर, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सभी हमारे लिए काबिल एहतराम सभी मेम्बरान, थैंक यू मैडम।